दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो है जो लाखों लोगों के द्वारा शेयर की गई। बेसिकली हुआ क्या, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर में एक बच्ची थी जो कि झूले में झूल रही थी और झूले में झूलते झूलते उस बच्ची के जो बाल हैं वो यहाँ पर इसकी साफ्ट में फंस गए। अच्छी बात यहाँ पर यह है, जो कि एक तरीके से ऊपर वाले की आप लोग दुआ बोल सकते हो, कि बच्ची को कुछ हुआ नहीं, उसके बाल काटकर फिर बच्ची को यहाँ से निकाल लिया गया। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, खासकर ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लड़कियां जब भी कभी भी बाइक पर बैठती हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि जैसे चुन्नी है तो वो बाइक में एक तरीके से फंस गई और उसकी वजह से कई सारी लड़कियों को बहुत चोट लगी है। तो कई सारे ऐसे एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। कभी किसी झूले में बैठते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो जो उसका कैबिन होता है उसके अंदर ही आप लोगों को अपने हाथ पैर रखने चाहिए और कोशिश करो कभी भी ऐसी जगह अगर बैठो तो अपने बाल जो है वो बांध कर रखो, उसके बेसिकली रबर वगैरह या फिर जो भी ऐसी चीज देखने को मिले। सोचो कि यहाँ पर गर्दन जो है वो धड़ से अलग हो सकती थी अगर जरा सा भी कुछ ऐसा इंसिडेंट और मतलब एक तरीके से यहाँ पर उसको रोका ना जाता इमीडिएटली। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जरा सी नहीं लापरवाही करने से एक इंसान की जान तक जा सकती है। तो ये अच्छा लगा मुझे कि इतने सारे लोगों ने इसको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया और ये एक बच्चे ने बेसिकली मुझे भी सेंड की कि सर इसके बारे में बताएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे हमारे देश के अंदर में नवरात्रे चलते हैं तो बहुत सारे मेले अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। दशहरा होता है तब मेले देखने को मिलते हैं, दीपावली होती है तब मेले देखने को मिलते हैं। हमारी कल्चर ही ऐसी है यार कि हम लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं हर एक चीज़ को। पर उस सेलिब्रेशन में आप लोगों ने देखा दशहरे पर हम लोगों ने लास्ट ईयर इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि एक पर्टिकुलर दशहरे पर रावण फूका जा रहा था और वो रावण जो है वो जनता के ऊपर आकर गिर गया, तो कितने सारे लोगों की वहां पर जान चली गई। तो इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन जो है वो दुर्घटना में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ऐसी चीज़ें यार, ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे और कुछ अवेयर रहे लोग, तो ऐसी दुर्घटना कम भी की जा सकती है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज पेटी जरा बांध होने कहते हैं कि टाइट बांध के रखना, क्योंकि आर्टिकल इतने सारे हैं, बेइंतहा आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तमिलनाडु के अंदर में एक गांव के अंदर में क्या दुर्घटना देखने को मिली। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों को बताएगा कि जब सरकार ही हमारे ऊपर अत्याचार करने वाली बन जाए तो उसके लिए भी क्या कुछ होना चाहिए, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान कहाँ जाए। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है नोबेल प्राइज मिला है यहाँ पर मेडिसिन के फील्ड में, मतलब बड़ा ही शानदार आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पर तो बताई गई है दुनिया की करतूतें क्या है, अमीर देशों की करतूतें, और यहाँ पर इंसान की मेहनत बताई गई है कि कितने जद्दोजहद कर इंसान जो है एक तरीके से लंबे समय तक लगा रहता है और मेहनत जो है वो एंड में रंग लाती है। तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये हमारे देश के अंदर में क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, तो कौन कौन क्रिकेट प्रेमी है पहले तो ये बताइए। स्टार्ट होगा 8 अक्टूबर से और ये 19 नवंबर को बेसिकली फाइनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मैच होने वाले हैं, पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी अगर बने वनडे टाइप एग्जाम में तो उनको आप लोग सोल्व कर पाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी एक तरीके से गलत भी हो सकती है, हमारे देश के जो कैग हैं उनके द्वारा बात की गई। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कैग के बारे में जानेंगे, जो कि एक स्टैटिक पोर्शन होगा, अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका करंट और स्टैटिक साथ में चले। ये भी आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये न्यूज़ तो हालांकि अगर बोले तो पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं उसको और वैसे ही बोल सकते हैं, पर लेकिन जो इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो आप लोगों के चक्षु खोलेगा। इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे कि कितना खर्चा किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो उसके बारे में आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक लिमिटेशन रहती है कि आप लोग कितना खर्च कर सकते हो, पर उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना जाकर खर्च करते हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो एक तरीके से बस ऐसे आर्टिकल हालांकि बहुत आएंगे अभी जैसे जैसे इलेक्शन होगा, तो आज के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे बच्चे बोले थे सर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी आप बेसिकली बताते हो, यहाँ पर इसको भी दिखा दिया करो स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में एम्बेसी जो है ये भी एडिटोरियल ही होता है एक तरीके से, तो एम्बेसी हमारे यहाँ पर बंद हो रही है अफगानिस्तान की, उसके बारे में आर्टिकल है, जानेंगे। ये अर्मीनिया और अजरबैजान का इशू 3-4 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था,
फिर से न्यूज में आ गया है, टाइम अगर मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो वो इतने तसल्ली में मैंने डिस्कस किया था एसएलवी पीडिया वाले चैनल पर, उस वीडियो को मैं डाल दूंगा ताकि जिसने किसी ने नहीं देखा है वो यहां पर देख पाए, तो अच्छे से यहां पर समझेंगे। सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करके जाएगा जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यानी कि कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है भाई साहब, पूरा तसल्ली में आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। और अगर आप लोग को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो डेली हिंदू के अंदर में ये यहां पर नो योर इंग्लिश का एक पर्टिकुलर आर्टिकल आता है, आप लोग की अंग्रेजी इंप्रूव करेगा, और एक वोकैबुलरी भी रहती है, ये भी काम करेगा आप लोग का, और एक क्विज भी आता है, कई बार काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको भी आप लोग देखते हैं। ये रेगुलरली आप लोगों के साथ में शेयर किया जाता है, कहां पर, एसएलवी पीडिया चैनल पर। अभी बात करेंगे उसके बारे में, पर उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, हमारे पास में टोटल 15 गोल्ड हो गए हैं और 69 मेडल हो गए हैं हमारे, तो हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने की ओर बढ़ते हुए काफी शानदार तरीके से, तो जल्दी ही मैं चाह रहा हूं कि 100 की टैली हम लोग क्रॉस करें यहां पर, ठीक है। तो काफी शानदार ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी आज की शानदार कोटेशन, तुम खुद पर वक्त लगाओगे अगर, तो दुनिया एक टाइम पर आप लोग ऐसी पोजीशन पर पहुंचोगे कि लोग जो है, दुनिया जो है वो आप लोगों से वक्त मांगने के लिए तरसेंगे। पर लेकिन अगर वेलापंथी में सबको अपना टाइम देते रहोगे और अपने काम को छोड़कर लोगों को टाइम दोगे, तो ये सबसे बड़ी अपनी एक तरीके से वो नहीं कहते कि पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिस इंसान ने अपने टाइम की इज्जत नहीं की, उस इंसान की ये समाज कभी इज्जत नहीं करेगा, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है तो तब करना है जब आप लोगों ने जो अपना शेड्यूल बना लिया है वो शेड्यूल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो अपना पूरे दिन का टास्क बनाया था कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, उसी के बाद में कोई एक्स्ट्रा काम करना है। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक अपनी बेसिकली पैटर्न से हिलना नहीं है, अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर भाई साहब वेलापंथी में घूमोगे और इधर उधर टाइम वेस्ट करते हुए नजर आओगे। तो मैंने जैसे बोला था, ये कई सारे बच्चे इस चैलेंज को लेकर चल रहे हैं और कल तो बहुत ही ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब हालांकि वीडियो तो जो है वो लगभग 40-50 हजार बच्चों के द्वारा देखेगी, पर लेकिन फिर भी जो नॉर्मली 800 से 900 बच्चे जो है कमेंट में लिख रहे थे कि हाँ हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कल जो है 1500 से 1600 ने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और ये वाला टास्क भी जो है वो 5000 लोगों ने पूरा किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ इस तरीके से आप लोग के अंदर में इसको लेकर इंथुजियाज्म आ रहा है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 10,000 तो मिनिमम लोग जो हैं वो इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप लोग की जिंदगी इंप्रूव होती नजर आएगी तो ये आप लोग की जिंदगी इंप्रूव नहीं होगी, आप लोग के आसपास में रहने वाले लोगों की भी जिंदगी आप लोगों को इंप्रूव होती नजर आएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा राम राम भाई सारे ने, उस इंसान ने अपनी जिंदगी चेंज नहीं किया अकेले की, उसने बहुत सारे लोगों को बेसिकली अपनी जिंदगी पर फोकस देने के लिए फोर्स कर दिया है कि हाँ हम लोग भी अपनी जिंदगी पर फोकस हम लोग को देना चाहिए, अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो कुछ ऐसा करो यार कि लोग भी आप लोगों से इंस्पायर हो। और सोचो आप लोग सुबह जल्दी उठकर अपना काम निपटाकर अपना एक्सरसाइज कर बैठ गए और तब आप लोग के घर वाले जो हैं वो उठ रहे हैं, तो कितने मोटिवेट होंगे वो, उनको लगेगा कि यार बच्चा कितना रेस्पॉन्सिबल हो गया है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ में अगर कोई 5 में से बोलता है 5 मेरे टोटल यहां पर मैंने अंक अचीव किए हैं, तो उसको अप्रिशिएट किया करो यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए अप्रिशिएशन उसको दिया करो, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो जो कर रहा है वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उसको अप्रिशिएट करना है। और इसी के साथ में फिर से बोलूंगा, अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, और वो कब होगा, जब आप लोग अपने लिए खुद का प्लान बनाओगे। तो इसके लिए आप लोग एसएलवी प्लानर भी फॉलो कर सकते हो, जो टेलीग्राम पर आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। जिंदगी देखना बदलती हुई नजर ना आए तो मुझे बता देना, क्योंकि इतनी सारी चीजें होंगी कि आप लोग जिंदगी को सुधारते हुए नजर आओगे। एक इंपॉर्टेंट डे भी देख लेते हैं यहाँ पर। आज का इंपॉर्टेंट डे 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल अवेयरनेस वेलफेयर डे होता है। जानवर इंसान की लाइफ का एक पार्ट है। आप लोगों ने देखा कोई ना कोई जानवर आप लोगों ने पाला होगा। अच्छा, आप लोगों में बोलो कि पालतू जानवर क्या होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए बताइए। कौन सा जानवर आप लोगों के लिए पालतू आप लोग को अच्छा लगता है? सांप मत पालना, कल बता दिया था मैंने, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले सर सांप ही नहीं पालना, कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ में ग्रेट एंड स्मॉल लव फॉर देम ऑल, यानी कि उनके लिए हमें प्यार दिखाना चाहिए। कई बार कई सारे लोग जो हैं ऐसे भी देखे हैं मैंने कि गाड़ी है चल रही है तो गाड़ी जो है बेसिकली कुत्ते के ऊपर को चढ़ाकर चले गए, कोई रोड क्रॉस कर रही है उसको मार के चले गए। तो यार थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, वो भी हमारी लाइफ का ही पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग जानवरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इस दुनिया को एक खूबसूरत प्यारी दुनिया नहीं बना पाएंगे। और रियलिटी में देखा जाए तो हम भी एक तरीके से जानवर ही है,
पर हम इतने कुख्यात जानवर हो चुके हैं कि वो जो जानवर है बेचारे वो भी हमसे डरने लगे हैं, जो कि एक टाइम पर सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते थे। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग को कैसे चीजों को बैलेंस में लेकर चलना है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चलो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों का कवर हो गया। डे देखिए कई बार ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देता हूं डे, ऐसी बात नहीं है। डे जो इंपॉर्टेंट होता है वो डे आप लोग कवर किया जाते हैं, क्योंकि डे से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के वनडे टाइप एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको भी कवर कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अच्छे से। फीडबैक जरूर दे दिया करो। मैं आशा करता हूं कि कम से कम 10,000 लोग जो हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंटेंट आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। इससे जो है एक एप्रिसिएशन मिलता है पूरी टीम को जो काम करती है, और आप लोग का बस 1 सेकंड लगता है और उसमें कोई आप लोग का कोई पेमेंट भी नहीं है कि जीएसटी लग रही है उसके ऊपर। तो किसी को एप्रिसिएशन मिले, अगर मोटिवेशन मिले तो वो काम आप लोग कर देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कोई यहीं पर ही करना है, किसी भी चैनल पर आप लोग वीडियो देखो और आप लोगों को लगता है कि उस इंसान ने मेहनत कर रखी है उस वीडियो के अंदर में, उसको लाइक कर दिया करो यार। इससे यूट्यूब पर चीजें बढ़ती हैं, आगे से आगे चीजें बढ़ती हैं। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, पर हाँ जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम उनको एप्रिसिएशन मिलता है, और इसी के साथ में उनकी वीडियो भी थोड़ी और अच्छी चलती है, क्योंकि इससे ये होता है कि यूट्यूब उसको आगे फॉरवर्ड करती है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हाँ लाइक वही करनी है जो आप लोगों को पसंद आती है। कंटेंट अगर खराब लगे उसको डिसलाइक मत करो, भली छोड़ दो, जो कर रहा है उसको करने दो। हाँ अगर सोसाइटी पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाने वाला कंटेंट हो तो फिर उसको डिसलाइक जरूर करना। तो ये एक तरीके से अवेयर सिटीजन की तरीके से आप लोग काम करना है, ठीक है। कई सारे बच्चे पीडीएफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आप लोगों को बता दूं उसके पीछे एक थोड़ी सी दिक्कत यहां पर देखने को मिली। एसएलवी जिसे मैंने बोला था टीम जो है इस चीज को तैयार कर रही है, उनमें से एक एसएलवी फैमिली मेंबर जो है जिसको सारा उस पीडीएफ को बेसिकली एडिट करने का और सारा काम दिया गया था, ठीक है। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मली एक तरीके से ना कई सारे लोग हैं उसके अंदर टीम के अंदर में, पर लेकिन वो ऐसे ही हैं कि जैसे कुछ तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसके पास में सेंड कर उसका पूरा काम था उसको कंपाइल कर वो सारी चीजें करना। तो रिसेंटली अभी वो जो पर्टिकुलर मेंबर थे उनके फादर की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको कुछ बेसिकली देखो, ये आप लोग खुद भी सोचा करो, किसी इंसान के घर में कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ पर उसको ये चीज़ प्रेशर बोलना, ये चीज़ें बोलना, तो इसलिए थोड़ा सा रुक गए उसके लिए। मैंने कहा कोई नहीं, आराम से चीज़ें थोड़ा सा 2-4 दिन अगर लेट हो जाएगी कोई बात नहीं है। अभी कल जो है खुद ही फ़ोन आया उसका बंदे का, तो मैंने कहा ठीक है चलो। वो कह रहा है कि सर आज से मैं चीज़ें प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से जो है आप लोगों को चीज़ें जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई चीज़ अगर होती है ना यार उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। मैं जानबूझकर इसको बोल नहीं रहा था, पर लेकिन आप लोगों ने पेशेंस ही खो डाला बिल्कुल है। इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि मतलब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेमेंट लेनी है तो पेमेंट ले लो, आपको पैसे कमाने पे आपका जोर हो गया, पूरा पैसा कमा लो। यार मतलब कुछ तो पेशेंस रखा करो, कुछ तो मतलब इतनी घटिया हरकत बोल देते हो कई बार, तो मतलब ये मन करता है कि मैंने कहा यार ये लोग यहाँ आए कैसे, इस तरीके के लोग। मुझे लगता ही नहीं कि कोई ऐसा इसलिए फैमिली मेंबर ऐसा कुछ बोल भी सकता है कभी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सोचा करो कि एक तरीके से कोई प्रॉब्लम ही होगी कि इंसान चीज़ों को लेकर रुका हुआ है, वरना कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी ना है कि पिछले 8 साल से इंसान ये काम कर रहा है और अब आकर उसने रोक दी चीज़ें, ठीक है। तो समझने की कोशिश क्या करो। मेरे पास में खुद इतने काम होते हैं अभी, जैसे इसके बाद में फिर अभी आप लोगों को लेक्चर देखने को मिलेगा जो कि वहाँ पर पेड कोर्स के अंदर मेरा लेक्चर आएगा। इसके साथ में सारे टीचर हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों की चलती हैं, सारी वो सारे काम चलते हैं, क्विज आप लोगों का शाम को आता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, मैनेज करनी होती है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करा करो कि कुछ रीजन ही होगा अगर कुछ डिले हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देखा करो। सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों को मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो सारे एडिटोरियल जो है उनका जिस्ट आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल रहा है। पीडीएफ भी प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको पेड करने का मूड है। अगर यार पेड करने का मूड होता तो इसको यहाँ पर थोड़ी ना पोस्ट करता मैं, या तो इसको नोट्स वाले ग्रुप में पोस्ट करता जहां पर आप लोगों को जो पेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो एसएलवी क्लासेस चलती हैं टेलीग्राम के ऊपर, या तो वहां पर ले जाकर पोस्ट करता मैं इसको। ये जो पेड आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर जाकर पोस्ट करता अगर पेड करना ही था। आप लोगों ने देखा कोई भी एक सिंगल आर्टिकल यहां पर पोस्ट किया है क्या? सारे के सारे आर्टिकल कहां पर पोस्ट किए हैं? जो फ्री वाला ग्रुप है उसमें पोस्ट किए हैं। और आप लोगों को लग रहा है यार मतलब कुछ तो सोच लिया करो। सोचने से पहले जो काम कर रही है टीम, सोचा करो कि उनकी भी भावनाएं हैं। अगर वो कमेंट पढ़ते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चला करो, ठीक है ना। दोस्तों जब कोई इंसान अपनी बॉडी पर काम करना स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज में उसको ऐसा लगता है कि यार जैसे बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। इंसान डेली रनिंग कर रहा है, कई बार वो जिम भी जा रहा है, पर लेकिन उसकी बॉडी पर वो इम्पैक्ट आप लोगों को दिखाई नहीं देगा इनिशियल फेज में। पर लेकिन जैसे ही वो कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को करता रहेगा या करती रहेगी, फिर आगे चलकर आप लोगों को अपनी बॉडी पर इमीडिएट और काफ़ी फास्ट इम्पैक्ट आप लोगों को नजर आएगा। यही चीज़ आप लोगों की स्टडी में होती है। जब आप लोग इनिशियल फेज में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि यार जिंदगी जो है वो रुक सी गई है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है। आप लोगों को लगता है कि यार टेस्ट में भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। पर लेकिन आप लोग यकीन मानो, जिस स्पीड से आप लोग लगे हुए हो उसी स्पीड से आप लोग लगे रहना और एक टाइम पर देखना
आप लोग जो बैरियर है उसको तोड़कर आगे निकलोगे और फिर आप लोगों के नंबर जो हैं वो आप लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। यानी कि अपनी चीजों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना है आप लोगों को। ये दोनों बातें मैंने क्यों बोली यहाँ पर, ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बोली क्योंकि मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं नोबेल प्राइज के बारे में, जो कि mRNA वैक्सीन के लिए यहां पर दिया गया। और आज इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये दोनों के दोनों इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि मेडिसिन के फील्ड में 2023 में जो रिसेंटली अभी यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया, उससे रिलेटेड दोनों आर्टिकल आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं। आप लोगों को यहां पर मैं 2 पर्सनैलिटी के बारे में जो यहां पर बात की जा रही है, एक तो इनके नाम आप लोगों को याद रखने, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। बाकी अभी इनकी मेहनत भी मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। एक है वुमेन जिनका नाम है कैटिलिना कारिको, और दूसरे यहां पर पर्सन जिनका नाम है ड्रू वेसमैन। तो इन दोनों ने यहां पर काम किया कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के लिए। और कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की गई, वो भी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बेसिकली ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम है mRNA। mRNA में जो M है इसको बोलते हैं मैसेंजर, और RNA का मतलब क्या है ये आप लोग मुझे बता दो। देखता हूं ये तो पता ही होगा, RNA DNA की फुल फॉर्म पता ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो पता ही होगी सबको। चलिए कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये पर्टिकुलर महिला है जिनका नाम है कैथलीन, ये अभी दुनिया में तीसरी महिला ऐसी बनी है जिनको मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में अभी नोबेल प्राइज मिला है। पर इंपॉर्टेंट बात, अगर टोटल महिलाओं की बात करें तो टोटल मिलाकर ये 62वीं महिलाएं, यानी कि 62 ये यहाँ पर महिलाएं, अगर इसको बात की जाए यहाँ पर बेसिकली महिलाओं को पॉइंट के ध्यान रखते हुए। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि टोटल मेल कितने हैं आज तक जिनको नोबेल प्राइज मिला है? तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि टोटल मेल की संख्या जो है वो है 894। यानी कि यहां पर आप लोग देखो, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 62। तो ये जब मैं डेटा देख रहा था तो मुझे लगा कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर में अभी 33% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया महिलाओं को, तो क्यों ना नोबेल प्राइज में भी यहां पर 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए कि महिलाओं की स्टडी को ही इतने नोबेल प्राइज मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोग बताइए मजाक कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर पॉसिबल नहीं है वो चीजें। यहां पर जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी वो इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इंडिविजुअल कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। यहां पर जो रिसर्च और जो स्टडी की जाती है वो एक ऐसी रिसर्च और स्टडी होती है जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। और अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया तो लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने यहां पर कोविड-19 के टाइम पर कोविड-19 की दवाई के बारे में यहां पर देखा। ये जो दवाई बनी 2019 में, आप लोगों को देखते ही देखते दवाई ये सामने आई कि हाँ यार ये दवाई बन गई है। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये दवाई का जो प्रक्रिया है ये आज से नहीं है, ये 1990s से, यानी कि 1990 से भी पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर दवाई के ऊपर कैटलीन जो है वो काम कर रही थी, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। तो यानी कि 1990 से ये काफी लंबे समय तक इसके ऊपर काम करते रहे और ये जाकर दवाई जो है वो बनाई यहां पर कब, 2019 में। तो जब मैं इसको देख रहा था मुझे ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते एपीजे अब्दुल कलाम सर याद आ गए। उनकी एक बार किताब पढ़ रहा था मैं, उस किताब में उन्होंने काफी अच्छे से एक चीज एक्सप्लेन की थी कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था स्कॉलरशिप को लेकर, और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि अगर ये टास्क मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मेरी स्कॉलरशिप रुक जाएगी, और अगर मेरी स्कॉलरशिप रुक जाती तो मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी निकल कर आई, उनके ऊपर प्रेशर डालने की वजह से उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ज्यादा एफिशिएंटली मैं काम कर सकता हूं। और ये बात जो है वो बेसिकली उनके टीचर देख रहे थे, यानी कि जिन्होंने उनको वो टास्क दिया था। वो पर्सनैलिटी कौन है जिन्होंने टास्क दिया था? मैंने बोला था कि उनसे रिलेटेड किताब आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो कभी भी अगर आप लोग के ऊपर प्रेशर हो और उस प्रेशर में आप लोग अपने आप को थामना सीख गए तो ये समझना उस टाइम पर आप लोग की जो एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। जो काम इतने लंबे समय से चला हुआ आ रहा था, आप लोग खुद देखिए ये जो पर्टिकुलर दवाई है ये कब से बनी हुई आ रही थी, 30 साल बाद यहां पर इस पर्टिकुलर दवाई की रिक्वायरमेंट पड़ी और इसको और ज्यादा फास्ट तरीके से यहां पर तैयार किया गया और दुनिया भर के लोगों तक इस दवाई को पहुंचाया गया। ये जो दवाई है, ये दवाई बेसिकली जो नॉर्मल दवाई थी उस दवाई से बिल्कुल डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगी। ये जो दवाई है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिकली ये ऐसा बोल सकते हो आप लोग यहां पर कि आप लोगों का कोई दोस्त है, उसने आप लोगों को पहले से बता दिया कि इस रास्ते से निकल के मत जाना, इस रास्ते पर खतरा है, और वो आप लोगों को उसने आप लोगों को ब्लूटूथ भी दे दी कान में लगाने के लिए और बोला कि खतरा आ गया भाई साहब, सुरक्षित हो जाए एकदम इमीडिएटली, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी शरीर के अंदर में। जैसे ही शरीर के अंदर में कोई अनवांटेड कंपोनेंट एंट्री करता है तो एमआरएनए मैसेंजर, बोला ना कि मैसेंजर है, यहां पर ये मैसेज सेंड करता है, प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के इम्यून सिस्टम को एक शील्ड की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो भी आउटसाइड कंपोनेंट आप लोगों की बॉडी में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ में लड़ने के लिए। जैसे कि कोविड-19 की अगर बीमारी के बारे में बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, आप लोगों ने देखा बहुत सारी दवाई हम लोगों ने डिस्कस की थी कोविड-19 के टाइम पर, उसमें क्या कर रहे थे कि वायरस जो था उसका मरा हुआ डेड पोर्शन उठाकर उसकी बहुत ही माइन्यूट डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर में एंट्री कराई जा रही थी उसको। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, अगर कुछ भी बाहर से हमारी बॉडी के अंदर में आता है हमारी बॉडी जो है वो उसको रिपेल करती है। ठीक है, तो इनिशियल फेज में हमारी बॉडी का ये रिएक्शन रहता है कि जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहे, कुछ भी उसके अंदर नेगेटिव चीजें ना आए। सेम चीज यहां पर देखने को मिल रही थी। जैसे ही यहां पर ये बेसिकली कोविड-19 का डेड वर्जन जो था वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर में एंट्री करा रही थी वैक्सीन की फॉर्म में, तो उससे क्या हो रही थी, हमारी बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए तैयार हो रही थी, प्रिपेयर हो रही थी कि कल को अगर ज्यादा ताकत में आप लोगों के शरीर में कोविड-19 घुसे तो उसके लड़ने के लिए आप लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, उसको पहचान चुकी है कि ये जो है ये चोर है, घर में चोरी करने आ रहे हैं, इसलिए तलवार चाकू छुरे लेकर तैयार रहना है, और जैसे ही ये चोर घर में घुसे इसकी गर्दन पर वार करना है सीधा, जैसे कि टाइगर अपने शिकारी की गर्दन पर वार करता है। तो ये सिचुएशन से आप लोग क्या समझ में आ गया, इस सिचुएशन से ये समझ में आ गया कि हमारे शरीर में ऑलरेडी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है। उस नेचुरल इम्यूनिटी को या तो बाहर से कोई कंपोनेंट ऐड करके उससे आप लोग उसको बूस्ट करा दो, या फिर यहां पर आपका प्रोटीन बूस्ट करके उसके थ्रू आप लोग बूस्ट करा दो। तो ये दोनों ही तरीके के अलग अलग तरीके के थे, दवाई बनाने के दो तरीके अलग अलग आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो जो ये सेकंड वाला तरीका था एम मैसेंजर, इसको ज्यादा सेफ माना गया था। रीजन क्या है, इसके अंदर में कोई मरा हुआ वायरस हमारे शरीर में नहीं डाला गया। 99% लोगों के शरीर में जो दवाई गई है वो मरे हुए वायरस वाली दवाई गई है, यानी कि आप लोगों के शरीर में जो भी दवाई एंट्री कर रही थी वो इनडायरेक्ट वे में कोविड-19 ही था, पर लेकिन बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में, ताकि वो आप लोगों के शरीर को ना पकड़े, बस आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना स्टार्ट कर दे, और कल को कोई बीमारी जैसे कोविड-19 ताकतवर तरीके से आप लोगों के शरीर पर वार करे तो ऑलरेडी आप लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहे और उसके साथ में लड़ना स्टार्ट कर दे। ऊपर वाले ने कितनी सोच समझकर कितनी शानदार मशीन बनाई है ना, और हम लोग इस मशीन का ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या, एक दिन मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और सोच रहा था बैठे बैठे, आप लोगों के पास में मान लीजिए हजारों करोड़ रुपए आ गए, दुनिया भर का पैसा आ गया आप लोगों के पास में, आप लोग आज की डेट में बड़े से बड़ी गाड़ी खरीद लोगे, बड़ी से बड़ी आप लोग घर खरीद लोगे, आप लोग जेट प्लेन खरीद लोगे, मतलब जो चाहे आप लोग खरीद सकते हो। पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि इतने अमीर हो आप लोग, अपनी एक बॉडी खरीद कर दिखाओ ऐसी जैसी बॉडी आपके पास में है, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जो एक ही आपके पास में रहने वाली है, दूसरी नहीं मिलेगी भाई साहब जिंदगी में। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है जो कि सबसे नायाब चीज है आपके पास में, क्योंकि इसको अगर कुछ होगा तो भाई साहब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, आप लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, कि आप लोग यहां पर चीजें कर लोगे, हाँ थोड़ा सा कि हाँ आंखें होगी, आंखें लगवा ली, हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया, वो चीजें अलग हैं, पर लेकिन जो ओरिजिनलिटी वाली चीज है ना वो कभी नहीं मिलने वाली आप लोगों को। डुप्लीकेट तो आप लोग थोड़ा बहुत करा लोगे, वो तो सब करा लेंगे, पर ये जो पर्टिकुलर ढांचा है ना ये आप लोगों को नहीं सकती, हाथ निकाल के दूसरा लगवा लो, एक हाथ टूट गया, ठीक है, फिर तो भाई साहब वो सिंथेटिक वाला ही लगना है। आप लोग सोच लो, पैर टूट गया इंसान का कि दूसरा पैर लगा लिया। तो सिचुएशन ये कि इतनी शानदार हमारे पास में ये बॉडी है, तो इसकी रेस्पेक्ट हम लोगों को करनी चाहिए और इसको इज्जत हम लोगों को देनी चाहिए। ये हमारे शरीर के अंदर में जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा शानदार है, अगर थोड़ा सा भी हम लोग डेली सिस्टमेटिक वे में काम करने स्टार्ट करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो शानदार तरीके से चलती हुई नजर आएगी, अगर ढंग से आप लोग देखोगे। तो जिंदगी में किसी भी चीज को इग्नोर कर देना, पर लेकिन अपनी बॉडी को कभी इग्नोर मत करना, ये बात आप लोग ध्यान रखना है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मॉर्निंग में उठकर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट भी अगर आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो जिंदगी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से अपनी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो दूसरे आर्टिकल से रिलेटेड देखने को मिलेगी, और यहां पर बात की जा रही है दवाइयों के कमर्शियलाइजेशन के बारे में। कोविड-19 के टाइम पर जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात चली, सबसे पहले वो लोग जो कि दुनिया भर के अमीर देश थे उन्होंने क्या कोशिश की कि सारी की सारी दवाई जो है वो हमारे पास में रहनी चाहिए, हमारे देश के जो सिटीजन है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, बस हम लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि यहां पर एक भेड़ चाल चलती हुई नजर आई लोगों की कि बस एक तरीके से अपनी अपनी जिंदगी देखनी है, कि हाँ अपने लोगों को बचाना है, दूसरों के बारे में नहीं देखना है, और ये अमीर देशों की भेड़ चाल थी। इसमें कुछ ऐसे देश भी थे जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया,
हमारा देश हो गया, या फिर यहाँ पर आसियान कंट्री हो गया, कुछ और जैसे कि कुछ और दूसरे दूसरे गरीब देश हो गए, इनके बारे में उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा। और यहाँ पर इनके पास में पैसा था क्योंकि यूएसए की यूनिवर्सिटी में ये दवाइयां बनाई जा रही थी। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी ने ये सोचना स्टार्ट किया कि कैसे यार हम लोग को पैसा कमाना है। यहां पर लगभग 75 मिलियन डॉलर जो है जब यहां पर ये बेसिकली दवाई बनाने के लिए इसके लिए दिए गए थे, तो उसमें बहुत सारी पब्लिक फंडिंग भी यहां पर लगाई गई थी, यानी कि सरकार के द्वारा पैसा भी लगाया गया था। पर लेकिन कंपनी को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम था ना, ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा गया बहुत सारे लोगों के द्वारा कि कोविड-19 को एज ए अपॉर्चुनिटी के तरीके से यहां पर लेकर चलना है। तो अपॉर्चुनिटी में क्या है कि आप लोगों के सामने कोई दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दो और उससे अपना अच्छे खासे पैसे कमाओ। और ये बहुत सारे लोगों के द्वारा कोविड-19 के टाइम पे किया गया। कुछ लोग बर्बाद हुए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो करोड़पति भी हुए कोविड-19 में। ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो यहां पर ये जो दवाई थी उस टाइम पर जो फंडिंग की जा रही थी, एक तो पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग थी, यानी कि सरकार भी फंडिंग कर रही थी और प्राइवेट कंपनी फंडिंग कर रही थी। तो दोनों मिलकर अब ये था कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो इसकी वजह से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल हो गया। आप लोगों को याद होगा यूएसए के अंदर में, यूके के अंदर में जो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें एक एक इंसान को 2-2 डोज तो मिल गए। उसके साथ में उन्होंने अपने लोगों को बूस्टर डोज तक भी देने स्टार्ट किए। पर लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहां पर दवाइयां तक नहीं लोगों को मिल रही थी, वह एक तरीके से खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा है, वहां पर सिंगल डोज तक लोगों के पास में नहीं पहुंचा है। ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली उस टाइम पर। तो असलियत में, रियलिटी में असली इंसान कौन है और इंसान को लेकर कौन यहां पर अच्छे से सोचता है, वो चेहरा निकल कर आया हमारे प्यारे देश का। हमने अपने ऊपर ध्यान न देते हुए भी लोगों को अपनी दवाई जो है वो एक्सपोर्ट करी, और इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर हमारी सरकार की खुद की क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि अपने लोग मर रहे हैं और दूसरे को दवाइयां बेच रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर निकल कर आई। पर लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो थे उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ग्राउंड लेवल पर। हम एक लीडर के तौर पर निकल कर आए उस टाइम पर जब दुनिया जो है एक बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ी समस्या फेस कर रही थी। उस टाइम पर हम लोग दुनिया के साथ में खड़े हुए थे। जब तक हमारे देश की खस्ता हालत नहीं हो गई तब तक सरकार ने जो है दुनिया को सप्लाई की है दवाइयां। उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी यहां पर अफ्रीकन कंट्री तक भी बेसिकली हमारी दवाई जाती हुई नजर आई, पड़ोसियों तक भी। उस टाइम पर अमीर देशों का घिनौना चेहरा निकलकर सामने आया। रीजन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारी बेसिकली सरकार ने और कई सारे अफ्रीकन देशों ने, उसमें साउथ अफ्रीका भी था, बोला कि जो ये वैक्सीन आप लोग बना रहे हो इसको पेटेंट फ्री कर दो। पेटेंट फ्री का मतलब क्या है कि जिन्होंने पैसा लगाया है उनको रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको पेटेंट फ्री कर दो ताकि जो भी लोग दवाई बना सकते हैं वो बना सकें। इससे जेनरिक दवाई जो है वो मार्केट में लेकर आई जा सके और सस्ते में दवाई जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। उस टाइम पर बिल गेट्स जैसे महान जो अपने आप को नेता बताते हैं, उन्होंने भी उस बात को मना कर दिया कि हमने पैसा लगाया है, हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। अगर यहां पर इसके ऊपर आर्टिकल डिस्कस किए थे, मुझे अभी भी याद है वो टॉपिक, ठीक है, कि बिल गेट्स साहब का मैंने बताया था कि एक तरीके से कि इतने पैसे खर्च किए, कुछ तो प्रॉफिट कमाने दो, लोग मर रहे हैं। देखो हमेशा बिजनेसमैन लोग को कभी लोग दिखाई नहीं देते हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप लोगों को यहां पर ये चीजें समझनी पड़ेगी जिंदगी में कि कभी भी किसी कमजोर और कभी भी किसी गरीब इंसान की अगर हेल्प करने की आप लोगों की बारी आई और आप लोग उस पोजीशन पर हो तो हेल्प जरूर करना, क्योंकि अमीर की अगर हेल्प करोगे वो याद नहीं रखेगा और गरीब जो है वो जिंदगी भर आप लोगों को याद रखेगा कि उस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बच गई। तो कोविड-19 के टाइम पर वही जो हमारी हेल्प थी वो बहुत सारे अफ्रीकन देश जो है वो आज तक भी उसको याद रख पा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हमारी हेल्प की, और नॉर्मली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली ये मुद्दा देखने को मिला कि ये एथिकली कितना अच्छा है। एथिकल तरीके से अगर आप लोग देखोगे ये इंडिया ने एथिक्स दिखाई यहां पर, जबकि अमीर देश हैं वो सारे अनएथिकल यहां पर होते हुए नजर आए। हमने जो भी दवाइयों की बेसिकली शॉर्ट कमिंग्स थी उसके ऊपर काफी काम किया, यहां पर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन में काफी बड़ा रोल प्ले किया हम लोगों ने, ये देख सकते हैं यहां पर, ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो कंट्री लाइक इंडिया, रसिया, चाइना, उन्होंने बिलियंस ऑफ जो डोज हैं वो एक्सपोर्ट किए, जबकि ऐसा कुछ भी यूएसए से और अफ्रीकन ये बेसिकली यूरोपियन देशों से आप लोगों को देखने को नहीं मिला। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यही है कि एक गरीब के हाथ में अगर रोटी है ना, वो आधी रोटी दूसरे को दे देगा, पर लेकिन एक अमीर के हाथ में रोटी है वो उसको डस्टबिन में फेंक देगा, पर लेकिन किसी की हेल्प नहीं करेगा। ये सिचुएशन आप लोगों ने कई बार देखी होगी और ये कई बार मूवीज में दिखाई भी जाती है, और यही चीजें आप लोगों को कोविड-19 के टाइम पर साफ साफ देखने को मिली यहां पर कि अपने देश में एक्यूमुलेट कर इकट्ठी कर इन्होंने दवाई रख ली कि फिर से कोविड-19 की अगर वेव आ गई तो पहले अपने लोगों को बचाया जाए, ना कि अफ्रीका में जो इतने सारे लोग हैं उनको बचाया जाए। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यही
रीजन था कि चाइना और इंडिया जो है वो एक लीडरशिप की तरीके से निकल कर आए और दुनिया भर से यूएसए का जो ट्रस्ट था वो कमजोर होता हुआ नजर आया। जो आर्टिकल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आखिर चाइना आगे निकलकर कैसे आ रहा है, तो ट्रस्ट क्रिएट किया है चाइना ने और इंडिया ने दुनिया के ऊपर में, इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। आप लोग खुद देख लो, इसकी जिसके साथ में लड़ाई होती है, रसिया के साथ में लड़ाई हुई तो डॉलर इस्तेमाल करने से तुरंत मना कर दिया। यहां पर ईरान के साथ में लड़ाई हुई इसकी, तो हमको ईरान से तेल इंपोर्ट करने से इसने मना कर दिया। तो ये सिचुएशन है यूएसए की। अभी यहां पर अब इसकी लड़ाई है नहीं यूक्रेन की और बेसिकली जहां पर ये घुसा हुआ है, पर लेकिन वहां पर हथियार बेचने हैं तो वहां पर भी अपना प्रॉफिट देख रहा है। ग्राउंड पर कितने लोग मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर में, कितने मर रहे हैं रसिया के अंदर में, और ये दोनों दुनिया भर में 25% वीट यानी कि गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं अफ्रीका में भूखे, जहां पर अनाज नहीं पहुंच रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दुनिया में सबसे घिनौनी हरकत करने वाला अगर कोई देश देखोगे ना, जो कि सबसे अच्छा बनता है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि एक अच्छाई का चोला पहन के घूमता है कि हाँ मैं दुनिया में बहुत ही अच्छा हूं, पर इन रियलिटी में वो दुनिया में सबसे एक इतना ऐसा इंसान है कि अगर उसको पैसे कमाने की बात आए, वो ऐसा इंसान है कि वो अपने बाप को भी बेचकर पैसे कमा ले। इतना गिरा हुआ इंसान आप लोग बोल सकते हो आज की डेट में, अगर उसके प्रॉफिट के बारे में बात करोगे। और ये एक चेहरा आप लोगों ने अफ्रीका के अंदर में इसका देख लिया होगा, वो सॉरी अफ्रीका बोल रहा हूं, अफगानिस्तान के अंदर में 20 सालों तक वहां पर एक तरीके से ये क्या करके गया, अपनी साख बनाने के लिए 20 सालों तक वहां पर टिका रहा, उन लोगों के खिलाफ लड़ता रहा और बाद में उन्हीं लोगों के साथ में एग्रीमेंट करके वहां पर निकल गया। और आज की डेट में देख लो अफगानिस्तान की हालत क्या है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। कहने के लिए अमीर है पर लेकिन दिल का इतना गरीब है कि पूछो ही मत। तो ये सिचुएशन है और वही सिचुएशन आप लोगों को कोविड-19 के टाइम पर यहां पर देखने को मिली। तो इसलिए जरूरी है यहां पर कहीं ना कहीं जो नए लीडर का निकल कर आना। और इसीलिए मैंने ब्रिक वाले आर्टिकल में आप लोगों को बताया भी था, जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें नए मेंबर जुड़े। तो वही बातें मैंने आप लोगों से वहां पर डिस्कस भी की थी कि नए लीडर को देख रहे हैं और चाइना और इंडिया जो है वो एक नया लीडर का रोल प्ले करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसमें चाइना का जो साइड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है वो काफी ताकतवर है और पॉलिटी इतनी स्टेबल है कि वहां पर कोई सी जिनपिंग को हिलाने वाला है नहीं है। तो इसलिए उसकी चीजें ज्यादा चलती है। पर लेकिन यहां पर भी ट्रस्ट लोगों को इंडिया के ऊपर ज्यादा है। कोई इंसान अगर चाइना को बेसिकली चाइना के साथ में जुड़ना चाह रहा है, पर लेकिन वो साथ में भी चाह रहा है कि इंडिया भी इस ग्रुप में आ जाए, क्योंकि कम से कम चेक बैलेंस चाइना को भी मिलता रहे। कोई नहीं चाह रहा कि अकेले चाइना के साथ में वो कूदता फिरे, क्योंकि उसको पता है कि चाइना वहां पर अपनी दादागिरी चलाएगा। तो इसीलिए दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रहा है। आज की डेट में ऐसा नहीं बोल सकते कि रसिया और यूएस से दुनिया को चला रहे हैं। आज की डेट में चाइना भी है, आज की डेट में इंडिया भी है, आज की डेट में जापान भी है, आज की डेट में यूके भी है, आज की डेट में जर्मनी भी है, तो आज की डेट में साउथ अफ्रीका भी है, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया भी है। तो अलग अलग देश निकल कर आ रहे हैं। ये मत पूछना सर कनाडा का नाम क्यों नहीं लिया ये अपना ही देश चला ले जैसी हरकतें चल रही हैं यहाँ पर, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे लीडर अगर वहां पर रहेंगे तो मतलब जल्दी ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कनाडा के ऊपर कि कनाडा रियलिटी में जा किधर रहा है। तो ये सारी चीजें थी यार इस आर्टिकल के बारे में, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो जो बातें बताई हैं सारी नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, जो कि SLV पीडिया के नाम से टेलीग्राम है। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी इकट्ठी, टेंशन मत लेना। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी, कि बोल रहे हैं सर पेमेंट कितना करना है। पेमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। यहीं पर ही सारी चीजें मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी सिस्टमेटिक वे में चीजें आप लोगों के सामने, तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहां पर देखोगे तो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स, ठीक है। जो भी एडिटोरियल है सारे A to Z, और वो भी हिंदी और इंग्लिश में, ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ओके। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको क्रिकेट जो है बहुत ही पसंद है? अगर क्रिकेट के बारे में उनको बोला जाए कि एक साइड में क्रिकेट चूज करना है और दूसरी साइड में फुटबॉल चूज करना है या दूसरा गेम चूज करना है, तो क्या आप लोग उसको चूज करेंगे या फिर क्रिकेट को चूज करेंगे? इनके सबसे फेवरेट गेम आप लोगों का कौन सा है, बताना जरूर। इंडोर आउटडोर की बात नहीं की जा रही, यहां पर आउटडोर की ही बात की जा रही है। ऐसा मत बोलना कि लूडो है सर हमारा फेवरेट गेम, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, हमारा देश जो है वो 13वां यानी कि 13th एडिशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप का। वो हमारे देश में स्टार्ट होने जा रहा है। कब से ये स्टार्ट होने जा रहा है? अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर से 8 अक्टूबर से 13वां संस्करण हमारे देश में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओनली हमारे देश में ही होगा, कोई और जगह ये क्रिकेट का मैच नहीं होगा। जैसे कई सारे देश है ना, दो मिलकर होस्ट करते हैं कि अब की बार यहां पे होगा फिर यहां पे होगा। पूरा का पूरा एडिशन जो है वो हमारे देश में ही देखने को मिलेगा। और स्टार्ट की जा रही है गुजरात के अंदर से, अहमदाबाद के अंदर से। पहला मैच आप लोगों को देखने को मिला किसके बीच में?
ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 13th एडिशन है ये, और हमारे देश में देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली। पहला जो मैच होगा यहाँ पर इंग्लैंड के बीच में होगा और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। इनकी खासियत क्या है, इंग्लैंड जो था यहाँ पर वो डिफेंडिंग चैंपियन है 2019 के वर्ल्ड कप का, और न्यूजीलैंड जो था वो सेकंड पोजीशन पर था, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड थे पुराने वाले वर्ल्ड कप के। पुराने वाला वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था ये आप लोग को बताना है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि ये चलने वाला है अभी 8 अक्टूबर से लेके, और ये चलेगा कब तक, ये 9 नवंबर तक चलने वाला है। अभी एशियन गेम आप लोग ही खत्म होंगे, उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि मजा ही मजा आने वाला है, इंजॉय करते रहना, पर लेकिन साथ में स्टडी भी करनी है, उसको मत भूल जाना। अभी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है, दुनिया भर के मैच आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पूरा टाइम टेबल जैसे संडे 8 अक्टूबर से यहां पर कई सारे मैच आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे 11 अक्टूबर को। फिर इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का मैच किसी को अगर देखना है तो रेडी रहना 14 अक्टूबर को, ठीक है। तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान जो है वो हमारे देश में जो है ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, तो इसके चलते आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये कुछ बातें मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर अभी ये है फिलहाल के टाइम पर कि इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है थोड़ा सा, ये बात बोली गई राइटर के द्वारा। नॉर्मली जो मैच का जो वेन्यू होता है, खासकर जो स्टार्टिंग मैच होते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस उनको दिया जाता था मुंबई या फिर कोलकाता को, पर लेकिन मुंबई और कोलकाता को न देके वो अहमदाबाद, जो बेसिकली अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वहां को प्रेफरेंस देना, तो उसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये यहां पर बेसिकली राइटर बोल रहे हैं। पर लेकिन चलो छोड़ो, वो तो फालतू की बात है। अभी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ वो देखने वाली बात है कि हमारी टीम कैसी रहने वाली है। तो रोहित शर्मा जो है वो यहां पर लीड करने वाले हैं पूरी की पूरी टीम को। तो जिस तरीके से MS धोनी द्वारा 2011 में शानदार परफॉर्मेंस दी गई थी, तो देखते हैं हम इस बार का हमारे देश के अंदर में ही हो रहा है, तो ये कितने अच्छे से हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं। अपने देश के अंदर में हो तो यार कम से कम हमारा जीतना बनता है, तब सेलिब्रेट करने में मजा आएगा, है कि नहीं। रोहित शर्मा रहने वाले हैं, शानदार तरीके से होस्ट करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में बुमराह, पांड्या, राहुल और कई सारे और प्लेयर हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, की प्लेयर हैं। इसी के साथ में पावरफुल बैटलिंग लाइन पर आप लोगों को रोहित और कोहली देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में इस बॉलर में आप लोगों को यहाँ पर कई सारे और नजर आएंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर आप लोगों को नजर आएंगे, यानी कि शानदार तरीके की टीम आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। अब रिजल्ट का ध्यान रहेगा, रिजल्ट आप लोगों को नजर आएगा कब, ये आएगा नवंबर के महीने में, और वो भी फाइनल मैच जो होगा वो होगा 19 नवंबर को, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर एक तरीके से 19 नवंबर को जब फाइनल होगा तब देखने वाली बात होगी। चेन्नई से लेकर धर्मशाला तक अलग अलग जगह पर ये मैचेस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, तो एंजॉय करते रहिएगा सारे मैचेस को, पर लेकिन अपना ध्यान रखकर, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख लेना, बाकी अपना फाइनल देख लेना, है कि नहीं। इसके अलावा ज़्यादा इतना लंबा इतना समय तक अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, क्योंकि ये हर साल हर 4 साल के बाद में आएगा। अभी ये मत बोलना सर पेपर तो हर अगले साल आ जाता है क्योंकि कई सारे क्रिकेट प्रेमी मुझे देखने को मिलते हैं, जब भी मैं पहले से पढ़ाता हूँ, कई बार देखी ये चीज़ें, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले करियर सेट कर लो, क्योंकि जो वहाँ पर आ रहे हैं ना उनके करियर सेट है ऑलरेडी, ठीक है। जीते चाहे हारे कोई भी मैच, कोई भी कंट्री, वो पैसे कमा कर ही जाएंगे, ठीक है, उनकी लाइफ सेट है। पर हमको जीतना है वो एक अलग बात है कि हमको अपनी टीम जितानी है, अपना देश जिताना है, सपोर्ट करना है। तो कोशिश करना कि आप लोग फाइनल या फिर इंडिया का 1-2 मैच देख सकते हो जहां पर ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सबसे ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना, क्योंकि आप लोगों के मम्मी पापा ने बहुत ही ज़्यादा फोकस आप लोगों के ऊपर दे रखा है, अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले से ही आगाह कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। एक चीज आप लोग सोच के देखो, आप लोगों ने जिंदगी भर मेहनत की, मेहनत करने के बाद में आप लोगों ने पैसा कमाया, वो पैसा कमाकर आप लोगों ने बैंक में रख दिया कि भाई साहब कुछ समय के लिए इसको बैंक में रखते हैं, फिर उसका या तो घर बनाएंगे या फिर अपना कोई भी अपना बेसिकली कुछ सामान वगैरह आप लोग खरीदना होगा, गाड़ी वगैरह वो खरीदेंगे, और तब तक के लिए उसको बैंक में रख दिया है। फिर आप लोग एक दिन बैंक में गए, बैंक वाले को कि भाई साहब हमारा पैसा निकालना है, हमारा पैसा दे दो, और उसने आपका पैसा जो है वो रिटर्न करने से मना कर दिया। आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग फील कर बताओ कि जिंदगी भर की कमाई अगर इस तरीके से किसी पर्टिकुलर बैंक में फंस जाए तो कैसा फील होगा। लोगों का ट्रस्ट जो है वो कहां पर जाकर बर्बाद होगा, आप लोग ये बताइए। अभी एक घटना देखने को मिली यहां पर केरला के अंदर में, केरला में करूवर जो यहां पर करूवर सर्विस जो कोऑपरेटिव बैंक है यहां पर, तो यहां पर एक तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर का ये बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर में। तो उसमें यहां पर ये इंसिडेंट निकल कर आया है, यानी कि अभी सबसे खतरनाक चीज जो मैं पढ़ रहा था इस आर्टिकल को, ये देखने को मिली कि ये जो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक यहां पर बनाया गया है,
इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, इसके अंदर जो अभी यहाँ पर इरेगुलरिटीज निकल कर आई हैं, यानी कि पैसे को जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ से निकाल कर पैसे को, तो उसके चलते लोगों का डिपॉजिट जो है वो भी उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये अकेली प्रॉब्लम इसके अंदर में नहीं है, टोटल मिलाकर बोला गया है कि इस तरीके के पिछले 6 साल के अंदर में ये 399 इंस्टीट्यूशन, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बुलाए तो 400 के करीब ऐसे इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जिसके अंदर में 1,70,000 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर जनता का आप लोगों को फंसा हुआ नजर आएगा। और सबसे इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो गई, इसको एक तरीके का बैंक लोन स्कैम बोला जा रहा है, और इससे भी ज्यादा इरिटेटिंग चीज ये है, ये सारी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं इलेक्शन ईयर के अंदर में। तो इसको पॉलिटिकल मुद्दे से भी अब अलग तरीके से देखा यहां पर जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यहां पर इसके ऊपर जैसे ही छापे मारे गए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, और मैक्सिमम चीजें जो कनेक्टेड यहां पर निकल कर आ रही है वो CPIM जो कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ में कनेक्टेड यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो बैंक का इश्यू है ये इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले टाइम में, आप लोग यहां पर ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर अंडर कंट्रोल मैक्सिमम जो मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी वो CPIM के साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों को यहां पर कनेक्टेड आएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं केरला के अंदर में सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है और यहां पर सेंटर में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है यहां पर, तो किस तरीके से कंडीशन यहां पर हो सकती है, अब ये सिकंजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। शानदार तरीके से कसता हुआ यहां पर नजर आएगा ईडी का जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पिनारी विजयन। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि अब देखने वाली बात होगी कि यहां से लोगों के पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, कितने सारे लोगों का पैसा बेसिकली कोऑपरेटिव्स के अंदर में यहां पर फंसा हुआ है, उसके लिए यहां पर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करना होगा, या फिर इसको एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरीके से यहां पर देखा जाएगा। ये काफी बड़ी बात यहां पर निकल कर आने वाली है, क्योंकि यहां पर जो इन्फ्लुएंस है यहां पर एक तरीके से वो होना चाहिए कि कैसे लोगों का ट्रस्ट यहां पर फिर से मेंटेन करना है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर। ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज वरना आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहां पर ये कई सारी बातें बताई जा रही हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन आखिर क्या निकल कर यहां पर आता है। इसके बारे में अब मैं बेसिक बातें करता हूं, ये तो थी आर्टिकल की बातें, अब स्टैटिक पोर्शन देखेंगे। बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं ये हमारे संविधान में ओरिजिनली आप लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं, यानी कि बाद में इसको ऐड किया गया। जी हाँ, बाद में ऐड किया गया, और किस तरीके से ऐड किया गया ये सोचकर आप लोग बेसिकली हैरान होंगे, कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा एक एक कर कर। तो ये जो पढ़ाने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, ठीक है। हमारे संविधान के अंदर में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 2001 के अंदर में। ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा देता है हमारे देश के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। अगर आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहते हैं तो अब इससे रिलेटेड संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चीजें लिखी हुई आप लोग को मिल जाएंगी। ये है पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी के लिए देखने को मिला था 1992 में। सेम पैटर्न में आप लोग बोल सकते हैं कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर देखने को मिला था 2011 में। इसने क्या क्या काम किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, जैसे यहां पर पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। पॉइंट नंबर 2 क्या है यहां पर, पॉइंट नंबर 2 यह है यहां पर इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल ही गया, अब पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट है आप लोगों के लिए, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो है आर्टिकल 19, जो आप लोगों की फ्रीडम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 में आप लोग जब थोड़ा सा अंदर जाकर इसमें घुसोगे तो इसका फर्स्ट का सी पार्ट जब आप लोग जाकर देखोगे उसमें बात की जा रही है कि आप लोग का फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट बन गया है। जब आप लोगों का फंडामेंटल राइट बन गया है तो सरकार की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की। जी हां, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 4 में देखी गई है। पार्ट 4 में क्या है, यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 43B,
आर्टिकल 43B के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टेट को बोला गया है, यानी कि सरकार को बोला गया है कि भाई साहब अगर कोई यहां पर अपनी कोऑपरेटिव्स बनाना चाहता है तो आप लोगों को उनको सपोर्ट करना है, इसके अंदर में आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म सपोर्ट करना है, उसके अंदर में आप लोगों को ऑटोनोमस प्रोवाइड कराना है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। ये मतलब फंडामेंटल राइट भी बन गया आप लोगों का और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई। अब यहां से आगे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर आप लोगों से बात की आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 43 के बारे में, पर लेकिन किस पार्ट में रखा गया है अगर ये आप लोगों से पूछे तो पार्ट 9B में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर कोऑपरेटिव्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है और उसके लिए जो आर्टिकल यहां पर रखे गए हैं, ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 243, ये ZH के बारे में बात की जाती है और इसी के साथ में 243 ये बेसिकली ZT के बारे में बात की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां से याद रख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे संविधान के अंदर में 7वां शेड्यूल होता है, उसमें 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट और तीसरे को कॉन्करेंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो फॉर्म करने वाली बात होती है तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है 7वें शेड्यूल के अंदर में, ये याद रखिएगा। ये बेसिकली स्टेट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है, जिससे आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ये इतना तो आप लोगों ने सुन लिया, अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन 1-2 में और बता देता हूं। जैसे पार्ट मैंने किसके बारे में बात की, 9th B के बारे में बात की, पर लेकिन इसी के साथ में अगर मैं बात करूं पार्ट 9th के अंदर में क्या रखा है, तो याद रखिएगा ये पार्ट 9th के अंदर में पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। फिर पार्ट यहां पर 9th A के अंदर में क्या रखा गया है, इसके अंदर म्युनिसिपैलिटी रखी गई है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लेकर आया गया है। यहां पर आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलेगी। और फिर पार्ट आप लोगों को बात की जा रही है, ये क्या है, ये है 9th B, इसके अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि यहां पर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लेकर आई गई हैं। ये जितनी कहानी मैंने इस छोटी सी स्लाइड में आप लोगों को बताई है, ये अब तक का ना होने में भी 35 से 40 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, इवन यूपीएससी के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर में यहां से पूछे जा चुके हैं अकेली इस स्लाइड से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख लो अगर चाहिए। बाकी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो है पीडीएफ और पीपीटी में भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहां से भी देख सकते हैं, पर खुद से लिख लोगे तो ये अच्छा रहेगा, आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर है। अब बात करते हैं यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। इशू क्या है, इनएडुकेट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, कवरेज ढंग से नहीं किया जाता है कई बार ढंग से, और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को एनपीएस वगैरह भी यहां पर इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है और ये ऐसा नहीं कि इशू बहुत ही नॉर्मल है। 2014 में आप लोग यहां पर देखो इसके बारे में, ये बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन पूछा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरीके से क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की जा रही है। तो डिस्कस करना था कि किस तरीके से यहां पर ये फाइनेंस करती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इनके साथ में ये एक तरीके से काम किस तरीके से करती हैं, एग्रीकल्चर में किस तरीके से यहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे यहां पर रूरल एरिया को ये सर्व कर सकती हैं। तो पूरा क्वेश्चन यहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई साहब 3-4 क्वेश्चन इसी के अंदर इंक्लूड करके पूछ लिए 2014 में। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग यहां से लगा सकते हैं। तो इसको लेकर जरा सा भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट था या फिर नहीं, यहां से आप लोग कंप्लीटली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बताना जरूर अगर कोई डाउट हो, समझ में आया है नहीं है तो उसको बताना, उसको दूर किया जाएगा कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है दोस्तों, कितना भी हम लोग मशीन के ऊपर डिपेंडेंट क्यों ना हो ले, पर लेकिन जो काम इंसान कर सकता है जिस सिस्टम के साथ में, अगर वो चीज हम लोग मशीन से एक्सपेक्ट करने लगे तो कहीं ना कोई दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि वो जो मशीन हो वो इमोशंस को तो समझे ही समझे ना, वो ये भी ना समझे कि किसके बारे में बात कर रही है। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे इंसिडेंट यहां पर देखने को मिले। अभी ये जो आर्टिकल यहां से निकल कर आ रहा है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है हमारे देश के जो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इनके पर्टिकुलर इनका नाम आप लोगों को बताना है। चलिए देखता हूं कौन बताता है और कौन से आर्टिकल में यहां पर कैग के बारे में संविधान के अंदर में लिखा हुआ है। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैग का काम क्या होता है, चीजों को ऑडिट करना, एनालिसिस करना। और यहां पर कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एआई टूल का इस्तेमाल किया जाए। तो इनके द्वारा जब ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट SAI, जो कि बेसिकली G20 के उस टाइम पर उसको हेड कर रहे थे, तो इन्होंने साफ साफ बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो ऑडिटिंग के लिए आप लोग नहीं कर सकते।
वो जो है इतना ज्यादा एक्यूरेट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, उसकी एक्यूरेसी जो है वो काफी कम आप लोगों को नजर आएगी। ये चीजें आप लोगों ने यहां पर देखी, तो इसके चलते उन्होंने बोला कि जो भी आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे टूल हैं, जैसे बार्ड के बारे में बात की, चैट जीपीटी के बारे में बात की, ये सारे के सारे जो टूल है ना, ये इनएक्यूरेट है काफी लार्ज स्केल पर। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, ये बहुत सारी न्यूज फेमस हुई थी कि चैट जीपीटी जो है वो फेल हो गए यहां पर यूपीएससी का पेपर सोल्व करने में। ये रियलिटी है यार, ये सारी मशीन है। आप लोग जैसे मान लीजिए यहां पर बात कर रहे हैं गूगल का बार्ड या फिर चैट जीपीटी हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये दुनिया भर का इधर उधर का जो भी फालतू का डेटा है, मान लीजिए सोशल मीडिया साइट हो गई कोई, ठीक है, या फिर आज की डेट में कोई भी ऐसे किसी ने फालतू में अपनी वेबसाइट बना ली, उसने कोई आर्टिकल छाप दिया, ये कर क्या रहे हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वहां से और उस डेटा को एनालिसिस करने का काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट है, मैंने वहां पर फालतू का आर्टिकल लिख दिया उल्टा सीधा, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को गाली देते हुए, मैंने कहा इस कम्युनिटी की वजह से जो है देश बर्बाद हो रखा है, उससे मैंने कुछ ही फालतू की बातें बोल दी। अब ये बार्ड जो है ये क्या करेगा, ये चैट जीपीटी, ये अपने टूल का इस्तेमाल करते हुए वहां से इंफॉर्मेशन उठाएगा और उठा के उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करेगा और फिर यहां पर उसको इस्तेमाल करके सामने परोस देगा। यही बात यहां पर कैग के द्वारा बोली गई है कि ये इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आने वाले टाइम में कि आप लोग इनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दुनिया भर में फेक न्यूज, गलत इंफॉर्मेशन इतनी सारी है ऑनलाइन जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये टूल जो अपने आप चीजों को इवेल्युएट करने का काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ये बात खुद यहां पर हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बोली गई है। और रियलिटी आप लोगों को बताऊं, यहां पर कुछ ऐसे देश हैं जो कि यहां पर ये काम कर रहे हैं। ये तो यहां पर इनके द्वारा तो बोली गई है, पर लेकिन ऑलरेडी अगर आप लोग जाओगे यूरोपियन यूनियन के अंदर में, उन्होंने इसके ऊपर एक काफी तकड़े वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहां पर रिसेंटली, यहां पर ईयू, यहां पर आप लोग नाम याद रखिएगा, इसका आप लोगों से क्वेश्चन पूछा चुका है क्योंकि पहले भी यहां पर क्वेश्चन इस चीज से बना है। ईयू यहां पर एक्ट ला दिया है जो खासकर एआई के ऊपर फोकस करता है। इसका पूरा नाम रखा गया ईयू एआई एक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करेगा, जो भी इससे रिलेटेड टूल है, जैसे कि अभी जिनका मैंने नाम आप लोगों को बताया, ये इनको रेगुलेट करने का काम करेगा, इनके ऊपर इंफेसाइज देगा कि इनके लिए काफी लार्ज स्केल पर अगर इनका कमर्शियल कोई यूटिलाइजेशन कर रहा है, कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, रियल टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, तो यहां पर पब्लिक स्पेस के अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। लोगों का सर्विलेंस किया जा रहा है, सोशल स्कोरिंग सिस्टम यहां पर तैयार किया जा रहा है इस चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एआई की टूल से की जा रही है, और ये एआई टूल जो है इसकी वजह से यहां पर इसके अंदर में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और इसकी वजह से नुकसान भी झेलना हम लोग को पड़ सकता है। तो यहां पर इसी के चलते बोला गया कि इंडिया के अंदर भी बिल्कुल यूरोप के जैसा कोई कानून आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी फेक न्यूज आप लोगों को पता है, मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल ये पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को उठाकर उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि खुद की बुद्धि उसके अंदर है नहीं है, जो कुछ हम लोग फीड करेंगे वही उसके अंदर जाने वाला है और फिर वही यहां पर एक रिपोर्ट के तौर पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला है, परोसने वाला है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आप लोग खुद ये समझ लीजिए। तो कैग ने बोला है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने निकाल कर लेकर आने वाला है, जिसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रेगुलेट नहीं किया गया, अगर इसका रेगुलेशन ढंग से नहीं किया गया वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये डेटा को इतना उलझुल बना देगा कि लोग जो है समझ नहीं पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां तक बोल दिया गया कैग के द्वारा तो कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑडिट फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि एक्सेप्ट किया जाए फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको यहां पर फॉलो करना चाहिए, वरना इतनी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिलेगी अगर हम लोग इन चैटबॉट जैसी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जो कि खतरनाक इंपैक्ट डाल सकती है। कई सारी ग्लोबल एंटिटी ऐसी हैं जो कि यहां पर ऑडिट फ्रेमवर्क कर रही हैं, जैसे यहां पर इनके द्वारा बात की गई है यूएसए की एक एंटिटी के बारे में यहां पर बात की गई है, जिसको यहां पर कोबिट बोला गया। कोबिट जो है ये आप लोग को यूएसए की एंटिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने यहां पर बात की गई है यूके की एंटिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जो कि ड्रग गाइडेंस के बारे में बात करता है। तो अगर डेटा आप लोग कंपाइल कर रहे हो यहां पर, वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो कोशिश करो कि जो रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस रिस्क को आप लोग साइड में निकालो, या तो उसको इतना एक्यूरेट करो कि वो सही और गलत में फर्क समझ सके। अगर वो सही और गलत में फर्क नहीं समझ रहा है और उसके थ्रू आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, तो ये कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ये आप लोग खुद समझ आइए। तो कंक्लूजन में यही बोला जा रहा है कि यार आप लोग को जो ऑडिटिव प्रोसीजर है
है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करना है, किस तरीके से डेटा और ग्लोबल फ्रेमवर्क में चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि डेटा को एक न्यू ऑयल बताया जाता है, यह आप लोगों ने कई बार सुना होगा। पर लेकिन ये नया ऑयल कितना एथिकल है ये देखने को मिलेगा। ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई प्रोडक्ट उसके सामने आया, कोई मतलब इंफॉर्मेशन आई, उसी को प्रोज दिया उसने, तो ये कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिव इशू को लेकर वो समझना पड़ेगा। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म करनी है सोसाइटी, बेवकूफ डिजिटल नहीं बनाना है हम लोगों को कि यहां पर गलत सलत इंफॉर्मेशन जो है वो सबके सामने निकल कर आ रही है। ये बात यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोली गई है। तो यहां से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी, जैसे कि आप लोगों से कैग के बारे में पूछा जा सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो हमारे देश के जो कैग हैं यहां पर, उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये आर्टिकल 148 इनसे रिलेटेड आप लोगों को यहां पर याद रखना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनके लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो कैग का जो काम होता है वो दोनों के लिए होता है, वो सेंटर के लिए भी काम करता है और स्टेट के लिए भी काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि पब्लिक एंटिटी होती है खासकर। रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अगर आप लोगों से कोई बोले कैग के बारे में, तो कैग का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला तो होता है कि फाइनेंशियल ऑडिट करना, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट करना, यहां पर वैलिडिटी करना। देखो हमारे देश के कैग के बारे में एक नेगेटिव चीज ये बोली जाती है कि हमारा देश का कैग जो है वो कहते हैं कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि खेत चिड़िया चुग जाती है, उसके बाद में देखने आता है कि कहां कहां चिड़िया खेत चुग कर गई है। ठीक है, पर लेकिन यूके का जो कैग है वहां पर वो एडवांस है, वो चिड़िया को खेत में बैठने से पहले ही चेक करने लगता है कि भाई साहब ये खेत ना चुग जाए। तो यानी कि पैसा खर्च करने से पहले भी कैग की रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो जाए कि उसको डिस्कस करके पैसा खर्च किया जाए, तो भाई साहब जो पैसा खर्च हो चुका है, टैक्स पेयर की जो मनी बर्बाद हो चुकी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बचा सकते हैं। ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जाती है। मतलब कि हमारा जो कैग है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि पैसा जो है वो खर्च करने से पहले भी एटलीस्ट जो है उसको यहां पर उससे डिस्कस किया जाए और वो इस तरीके से यहां पर काम करे। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है यहां पर कैग, और यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कैग जो है वो किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं है डायरेक्टली, वो ओनली आंसरेबल है डायरेक्टली अगर बात करें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में। तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है कैग, ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। इसका जो एज ड्यूरेशन है वो आप लोगों को पता है कि 6 साल आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर ये यहां पर 65 ईयर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। जो भी पहले हो जाए वो यहां पर आप लोग इसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और कल को चलकर अगर यहां पर पोजीशन से हटाना है कैग को, तो बहुत ही टफ रखा गया है, सिमिलर टू द जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जैसे उनको हटाया जाता है उस तरीके से यहां पर रखा गया है। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंस इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखिएगा, ये यहां पर स्क्रूटनी करता है जो पब्लिक अकाउंट जो कमिटी है उसकी जो रिपोर्ट निकल कर आती है। और ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि आप लोग जाकर देखोगे पब्लिक अकाउंट कमिटी कब स्टैब्लिश की गई थी, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहां पर इसके बारे में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बोली जा रही है। क्योंकि देखो अगर कोई भी देखिए, जब कोई चीज आप लोग पढ़ रहे होते ना, अगर उसकी आप लोगों को हिस्ट्री पता हो और वो इसकी वजह से करंट में न्यूज में आ गया है, तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इसके बारे में ये न्यूज में क्या है। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन क्यों पूछे गए अलग अलग एग्जाम में। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो 1921 में बनाई गई थी, और 1921 के साथ में 2021 में पब्लिक अकाउंट कमेटी को पूरे 100 साल पूरे हो गए। तो इसके चलते पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में पढ़ लिया करो। पब्लिक अकाउंट कमेटी में अगर कोई पूछे टोटल कितने मेंबर होते हैं या कहां कहां से मेंबर होते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर में आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में लोकसभा से और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं तो इसलिए वहां से 15 आएंगे, राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं इसलिए वहां से 7 आएंगे। टोटल मिलाकर 15 और 7 जब आप लोग जोड़ोगे तो 22 इनका आंकड़ा आएगा, और 22 यहां पर आप लोगों को यहां पर ये मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है आज की डेट में कौन है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, याद रखिएगा 100 साल से भी पुरानी। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो कैग होते हैं वो उस रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं, उस रिपोर्ट का ऑडिट करते हैं, और फिर यहां पर ये चीजें जो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बेसिक पर्पज क्या होता है कि कैसे हम लोगों को यहां पर आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है, ये काम आप लोगों को यहां पर कैग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक पॉलिटी का टॉपिक आप लोगों का कवर करा दिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अगर पूछे जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा इसके साथ में करंट के साथ में स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का यहां पर कवर हो जाता है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल जो जो भी बताई है ये सारी की सारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, सारी चीजें आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में पीडीएफ में भी मिलेगी, प्रिंटेबल फॉर्म पीडीएफ रहेगी, हिंदी और इंग्लिश की अलग रहेगी, और टेलीग्राम पर भी सारा डेटा रहेगा।
जो आप लोगों को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पीडीएफ इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि इसको बेचना है, तो ये इतना तो कम से कम ट्रस्ट कर लो, जो बोला है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो, ठीक है। किसी की मजबूरी भी समझ लिया करो, ये नहीं कि बस अपनी अपनी बस हाँ जो मन में आया बस वही गाना स्टार्ट कर देते हो। ये कमेंट जो वीडियो के नीचे करते हो ना, इनको बहुत सारे टीम मेंबर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोचो जिसके साथ में कुछ दुर्घटना घटी होगी, अगर वो इंसान भी इसको पढ़ रहा होगा तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा तो सेंसिटिव हो। बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जा रहे हो कि चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, हाँ बस बस जो कुछ चल रहा है बस वही गा देना है। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करो जिंदगी में, अच्छे और बुरे को समझने की कोशिश करो। इतना भी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कल जिस पोस्ट पर जाकर बैठोगे वहां पर कोई भी बेवकूफ बनाकर निकल जाएगा, तो कैसे चीजों को संभालोगे। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग के अंदर दिखनी चाहिए, आप लोगों के नेचर के अंदर में, ठीक है। एक ऑफिसर वाली क्वालिटी अभी से दिखनी चाहिए, ये नहीं कि कल को उस पोस्ट पर जाकर बैठेंगे तो ऑफिसर वाली क्वालिटी आएंगी। कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसने के बाद में नेचर चेंज हो जाएगा। यहीं से ही नेचर बदल कर रखोगे, अभी उस जिंदगी को जीना स्टार्ट करोगे, तभी जाकर वहां पर इंप्लीमेंट उसको कर पाओगे, ठीक है ना। तो फीडबैक जरूर दिया करो, पर लेकिन सोच समझकर, रियलिटी में जो फीडबैक होता है वो निकल कर आना चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ भी, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हालांकि मुझे पता है वैसे फैमिली मेंबर नहीं है, इधर उधर से घूमते घामते आ जाते हैं, एक दो ऐसी हरकतें करते हैं, वरना आप लोग तो सारे समझते हो यार इतने दिन से कनेक्टेड हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है ना। दोस्तों ये जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये फिर से वही आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वचाती के बारे में, पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए हैं जो कि आप लोगों को एक नई डायमेंशन बताएंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से यहाँ पर डेवलप होगी। केस क्या था, पहले फिर से मैं एक बार को आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। ये केस निकल कर आता है तमिलनाडु के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम है वचाती। वचाती में यहाँ पर जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एंट्री करते हैं एक विलेज के अंदर में 1992 में, और वहां पर 1992 में इनकी जो संख्या रहती है, जो लोगों के द्वारा एंट्री की जाती है, ये लगभग 269 ऑफिशियल रहते हैं, जिसमें पुलिस रहती है, फॉरेस्ट के लोग रहते हैं, रेवेन्यू के लोग रहते हैं, और वो यहां पर वचाती विलेज के लोगों पर ये बताते हैं, आरोप लगाते हुए कि ये क्या करते हैं, चंदन की लकड़ी का व्यापार करते हैं, उनको बेसिकली इलीगल तरीके से बेचते हैं, उनकी स्मगलिंग करते हैं। तो यहां पर ये लोग घुसकर उस गांव में इतना अत्याचार करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। यहां पर उनके वहां पर बेसिकली महिला भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, बुरी तरीके से उनके गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वहां पर कुएं के अंदर में जहर डाल दिया जाता है ताकि पानी भी ना पी सके कोई, और 18 औरतों का रेप किया जाता है। और ये सारा काम करने वाले कौन थे, ये थे गवर्नमेंट ऑफिशियल। यहां पर हरकतें आप लोगों को देखने को मिली थी वचाती विलेज के अंदर में 1992 में। तो यहां पर क्योंकि ये सारा का सारा इंसिडेंट जो था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा यहां पर किया गया था, इसके चलते सरकार जो थी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। वो तो भला हो हाई कोर्ट जो है इस चीज पर अटक गया और उसने बोला कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी यहां पर। और उस टाइम पर सीबीआई इंक्वायरी के लिए यहां पर इंडिपेंडेंट गठन किया गया यहां पर लेकिन फिर भी क्योंकि पता था कि सरकार के खिलाफ है, तो सरकार के खिलाफ था तो इसको एक्सेप्ट करना फिर भी जो था वो आसान नहीं था। उसकी इंक्वायरी करवाना वो इतना आसान नहीं था क्योंकि सरकार जो है जो बैठी हुई है यहां पर उस टाइम पर सरकार जो है उसके हाथ में सारी मशीनरी है। तो ये सिचुएशन यहां पर उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए काफी लार्ज स्केल पर समस्या ये निकल कर आ रही थी कि आखिर लड़ किसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ में लड़ना इतने आराम से ये काम चलने वाला था नहीं। इसीलिए यहां पर 1992 का ये मुद्दा अभी 2023 में जाकर सितंबर के महीने में इसका जो है वो डिसीजन निकल कर आता है। सितंबर के महीने में डिसीजन निकल कर आता है, उन सब लोगों को गिल्टी पाया जाता है जिसमें यहां पर सारे के सारे जो ऑफिशियल हैं उन्होंने जो असोल्ट किया था, वहां पर स्मगलिंग के आरोप लगाए थे, वहां पर 18 से ज्यादा महिलाएं थी इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वन, उनके रेप किए गए थे। ठीक है, तो यहां पर इलीगल तरीके से वहां पर सारी हरकतें की गई, टॉर्चर किया गया, बहुत सारे लोगों को उस टाइम पर जेल में डाला गया। और ये सारा काम करने वाले थे स्टेट के ऑफिशियल। और यहां पर उस टाइम पर स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी, वो थी जयललिता जी। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कितना घिनौना काम जो है वो यहां पर उनके द्वारा किया गया। अच्छी बात यहां पर क्या देखने को मिली कि हाई कोर्ट के द्वारा एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई गई। यहां पर स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि ये सारी फालतू की बातें हैं जो बेसिकली सरकार ने, और ये बिना सर पैर की इसी तरीके से यहां पर बेसिकली लोगों के ऊपर ना ये सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस एरिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यहां पर ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या आरोप लगाकर सरकार ने जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की वहां पर लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाई और कोर्ट ने जिस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई और इस पूरे गांव के जो सारे इंसिडेंट थे उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी कराई गई,
और इंक्वायरी कराने के बाद में अब यहाँ पर फिर रिपोर्ट सबमिट होती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो लॉयर थे उन्होंने अपना काम किया, तो यहां से क्या समझ में आ गया, यहां से समझ में आ गया कि एक तरीके से कि अगर आप लोग अपनी चीजों को फिक्स कर ले एक बार कि हाँ यार इसको सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है, तो सॉल्यूशन निकल के आता है, भले ही सामने सरकार क्यों ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, आप लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पर क्या देखा था, जब हमारे देश में अंग्रेज रूल कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिश रूल कर रही थी, उसमें सबसे खतरनाक चीज क्या थी, सबसे खतरनाक चीज ये थी कि पुलिस उनके हाथ में थी। पुलिस उनके हाथ में थी, यानी कि पावर उनके हाथ में थी, और पावर उनके हाथ में थी, और उनका पूरा काम क्या था कि अपनी बेसिकली सरकार गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना और अपनी एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, और उसके सामने वो हर एक इंसान के ऊपर फुल अत्याचार किया करते थे। मतलब इतने लार्ज स्केल पर वे एक हरकतें किया करते थे कि उठाकर एक इंसान को बिना किसी वजह से गोली तक मार दिया, उसको डायरेक्टली शूट कर दिया उस इंसान को। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ऐसी ही कहानी यहां पर तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को देखने को मिली। सरकार ने अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए सारे के सारे लोगों को झुठला दिया। तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में कि यार किसी ने किसी की तो अकाउंटेबिलिटी यहां पर होनी चाहिए ना। मतलब अगर सोचो एक साइड में जुडिशरी है और एक साइड में एग्जीक्यूटिव है, अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर एक साथ में मिल जाए तो इंसानों का क्या हो। वो तो भला है यहां पर कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर कोई यूके जैसी जुडिशरी हमारी होती तो आज की डेट में तो बेसिकली काम ही कुछ और नजर आता है यहां पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसीलिए यहां पर इतना कुछ हमारे देश में एक बैलेंस होकर चल पाता है, स्टेब्लिश होकर चल पाता है। वरना ब्रिटेन वाली गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में कोई फर्क आप लोगों को नजर नहीं आता लोगों को लेकर। जिस तरीके से यहां पर अपनी हरकतें छुपाने के लिए अत्याचार सरकार के द्वारा, पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आप लोग यहां पर देख जाएंगे जिसमें उन्होंने अपनी हरकतें छिपाने के लिए लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं और लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं। तो यहां पर जो एक हाई कोर्ट ने डिसीजन यहां पर दिया अभी यहां पर सितंबर के महीने में, सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये कि एक आप लोगों को क्या करना है, ये सितंबर के महीने में डिसीजन है कि कॉम्पनसेशन सबको देना है, ठीक है। इसी के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है आप लोगों को, यहां पर जिनका रेप हुआ है किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, इसके लिए हाई कोर्ट ने पूरा काम यहां पर किया है। पर लेकिन अभी भी मुद्दा यह है कि हाई कोर्ट ने बोल तो दिया, पर लेकिन क्या ये इस चीज को अभी भी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो तैयार नहीं थे वो तो कानून SC ST वहां पर लग गया, इसकी वजह से थोड़े से तकड़े प्रोविजन हो गए, वरना इसको डाइल्यूट कर पता नहीं कहानी कहां पहुंचा दी होती इनके द्वारा। तो पब्लिक में चीजें आ गई इसलिए यहां पर चीजें चल गई, वरना उसको पूरा वहीं पर ही दफनाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब यहां पर जिनके साथ में हरकतें हुई हैं उनको कम से कम एटलीस्ट सपोर्ट मिलना चाहिए, और सपोर्ट के साथ साथ में यहां पर उनको जॉब भी मिलनी चाहिए, और यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए कि कल को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाले, मैंने कहता ना कब को रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो उसका क्या सोल्यूशन किया जाए। यानी कि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाले हैं वही हरकतें करने लगे तो उस टाइम पर क्या किया जाए। तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं ये एक तरीके से चक्षु खोलने वाला है कि ऐसी सोसाइटी के अंदर में पावर की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पावर यानी कि स्टेट की अकाउंटेबिलिटी सेट भी करने का कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए, खासकर जब स्टेट अपनी हरकतें करने पर आए तो उस टाइम पर उसको कौन चेक करे। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर यहां पर जब उनके ऊपर आती है तो यहां तक भी चीजें हुई हैं कि वो पार्लियामेंट में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर यहां पर क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करें। वरना आज तक ये सारे जो मेजर इस तरीके के जो केसेस चल रहे हैं इनका सॉल्यूशन सबसे पहले निकलना चाहिए था। मुझे अभी भी याद है 2014 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट पावर में आई थी तो यहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने यह बोला था कि 100 डेज के अंदर में जिनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको जेल के अंदर में डाल देंगे। और ये आज 9 साल बाद भी बैठकर हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस जो हैं वो कितने सारे हैं हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर में। ये अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें कितने सारे पार्लियामेंटेरियन थे जिनके ऊपर कई सारे तो हीनियस क्राइम देखने को मिल रहे थे, जिसमें रेप जैसे भी इंसिडेंट वहां पर सामने निकल कर आ रहे थे। और वो क्या कर रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में बैठकर। सबसे खतरनाक बात तो उस आर्टिकल में मैंने आप लोगों को यह बताई थी जो कि सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम लोग बेसिकली उन लोगों को वहां पर बैठा रखे हैं और वो लोग यहां पर बेसिकली महिलाओं के लिए भी कानून बना रहे हैं जो खुद यहां पर महिलाओं के रेप के केसेस के चार्जेस में आज की डेट में वहां पर खड़े हुए नजर आएंगे। तो उन लोगों को कानून बनाने के लिए दिया जा रहा है जो खुद जो है कानून को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये एक डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है? तो ये सोचने वाली यहां पर बात है। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा समाधान होना चाहिए कि किसी तरीके से अगर कल को जो यहां पर रक्षक ही इस तरीके की हरकतें करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन, उसकी लायबिलिटी कौन यहां पर सेट करेगा।
तो आप लोग बोलोगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी सी तरीके से काम करनी चाहिए। जो कोलेजियम सिस्टम को लेकर बार बार लड़ाई हो रही है, सोचो अगर ये कोलेजियम सिस्टम जरा सा भी ढीला पड़ गया तो सिचुएशन क्या निकलती हुई नजर आएगी। तो ये सोचने वाला मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। वरना कंडीशन यार ये थी, सोचो कि 1992 से 2023 में यानी कि लगभग 3 दशक लग गए। यहां पर 3 दशक में अगर कोई लड़की उस टाइम पर उसके साथ में गलत कुकर्म हुआ होगा और उस लड़की की उसकी लड़की की एज अगर 30 साल होगी तो आज वो 60 साल की बुढ़िया हो चुकी होगी। सोचो आप लोग यहां पर क्या फायदा होगा उसको इस जजमेंट का। वो अलग बात है कि जजमेंट आ गया, अच्छी चीज है, पर लेकिन इन रियलिटी में जिस इंसान ने कईयों ने हरकतें की होगी, कई सारे तो आज की डेट में कब्र में जा चुके होंगे ऐसे इंसान, तो क्या उसका यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डिले इज लाइक जस्टिस डिनाई, यानी कि जस्टिस जितना देर में आता है ना, वो कई बार ऐसा लगता है कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। कई बार उन लोगों के लिए जो खासकर जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी या तो नेचुरल डेथ हो चुकी होती है या फिर लगभग उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, तो उसका कोई मतलब कई बार रह नहीं जाता है। ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसीलिए अगर न्याय व्यवस्था अगर थोड़ी सुधरे ना, कोई भी कैसा भी इंसिडेंट क्यों ना हो, वो 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल के अंदर अगर उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए ना, मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूं कि नंबर ऑफ क्राइम की संख्या इमीडिएटली डिक्रीज होती है आप लोगों को नजर आएगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वो यहां पर इस तरीके से काम करते हैं, उनको ये पता है कि अगर हो भी गया तो क्या बिगड़ेगा, आज लोअर कोर्ट है, कल को हाई कोर्ट होगा, परसों को सुप्रीम कोर्ट होगा और वहां तक जाते जाते हमारी एज जो है वो ऐसे ही निकल जाएगी अगर हमने कोई गलती भी कर दी है। ऐसे भी माइंड सेट के साथ में सोसाइटी में लोग आप लोगों को नजर आएंगे। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फास्ट चीजें होनी चाहिए। जुडिशरी में कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा केस निकल कर आए जो कि सोसाइटी के बहुत बड़े सेक्शन पर इंपैक्ट डाले, उसको फास्ट तरीके से आगे लेकर आ जाए। आप लोग खुद सोचो, हमारे पॉलिटिशियन इतने सारे हैं जो कि आज के दिन में हमारे लिए कानून बना रहे हैं, क्या लगता नहीं कि उनके लिए जिस दिन भी वो इलेक्ट होकर आ गए 6 महीने के अंदर अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सबसे पहले उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उस केस का निवारण निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान कानून बनाएगा और वो इंसान कानून बनाएगा अगर उसके ऊपर केस लगाए गए हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंसान हमारे लिए कानून बना रहा है, तो कितना एक्सेप्टेबल होना चाहिए ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो ये आप लोग खुद बता दीजिए सोच के, मैं इसके ऊपर और ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। तो इसलिए जरूरी है कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होना उन लोगों के लिए जो कानून बना रहे हैं, और यही सिचुएशन यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी देखने को मिल रही है। नई पार्लियामेंट में बैठने से चीजें नहीं सुधरेंगी, पहले उन लोगों को पार्लियामेंट से हटाना पड़ेगा जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, और उस केस को फास्ट ट्रैक करके अगर वे बेगुनाह है तो अच्छी बात है, उनको अच्छे से रेस्पेक्ट के साथ में लोगों के द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, अच्छे से यहां पर बैठाओ। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको उनकी जगह पर पहुंचाओ। पर यहां पर थोड़ा सा लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। लोग आज की डेट में टैलेंट को छोड़कर अपनी कास्ट, कम्युनिटी, रीजन को जो वोट देते हैं ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट कर देता है। उनको ये लगता है कि अपना जाना पहचाना भूत ज्यादा अच्छा है एक नए भूत से, पर लेकिन वो ये भूल जाते हैं यहां पर कि ये इनडायरेक्ट वे में अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी जिंदगी यहां पर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग फिर वो पॉलिसी बनाएंगे जो आने वाले टाइम पर आप लोगों के बच्चों के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। तो ऐसा इंसिडेंट अगर फ्यूचर में न हो फिर से, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा यार। जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो कैसे इनका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो सबसे बड़ी बात यही बोली गई है राइटर के द्वारा भी यहां पर कि लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये जरूरी है, और कुछ ना कुछ लीगल ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि यहां पर इस तरीके से अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको यहां पर देखा जा सके। जो सर्वाइवर हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के, उनको किसी न किसी तरीके से हेल्प मिलनी चाहिए, जॉब मिले या फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, उन लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि ऐसे इंसिडेंट हो तो इमीडिएटली जनता के सामने निकल कर आए, लोग उससे डर के उससे दूर न भागे। तो ये था पूरा केस। बाकी इसके प्रॉपर नोट्स जो हैं हिंदी और इंग्लिश में वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसको आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को एक एक कर एक्सप्लेन कर दिए, कोई भी इसको लेकर आप लोगों के मन में अब डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप में से किस किस ने पेंगोलिन के बारे में सुना है? पेंगोलिन किसी ने सुना है या फिर इससे पहले पेंगोलिन किसी ने देखा भी है? लाइव आंखों से किसी ने देखा है पेंगोलिन को? ये अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा पेंगोलिन के बारे में, क्योंकि पेंगोलिन एक ऐसा जानवर है जो कि कई बार न्यूज़ में रहता है चाइना की बदतमीजी की वजह से। चाइना के अंदर में इसको मेडिसिनल पर्पज़ यानी कि दवाई बनाने के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा घटती हुई नज़र आई। पर लेकिन अभी एक नई डिस्कवरी सामने निकल कर आई है जिसमें ये बताया गया है कि पेंगोलिन की जो स्पीसीज़ है वो अभी उनकी संख्या जो है बढ़ गई है, एक नई स्पीसीज़ का पता चला है। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि पुरानी स्पीसीज़ में से ही पता चल गया यार ये तो डिफरेंट सी है, ये औरों के जैसी नहीं दिखती है, तो इसको नई स्पीसीज़ का नाम दे देते हैं। वो किस बेसिस पर है?
ये जो इसके ऊपर इस तरीके के आप लोगों को यहाँ पर ये छिलके से जो है ना ये चढ़े हुए दिख रहे हैं, ये बिल्कुल काफ़ी टाइट होते हैं, जैसे कछुए की बाहर की स्किन नहीं होती है उसी टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं, इसके अंदर में पूरा सिकुड़ जाता है अगर कोई इसके ऊपर खतरा आता है। तो इन्हीं की कहीं पर इनकी आकृति बड़ी होती है, कहीं पर छोटी होती है। तो इसी के बेसिस पर एक नई डिस्कवरी सामने निकल कर आई है, जिसको बोला गया कि ये 9th वैरायटी है पेंगोलिन की, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर मानिस मिस्टीरिया। तो अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर नई वैरायटी का नाम क्या है, तो ये टेंटेटिव नेम है, अगर आगे होगा तो उस हिसाब से चेंज किया जाएगा। फिलहाल के टाइम पर आप लोग को याद रखना है कि ये एक तरीके से नया नाम है, जो कि टोटल मिलाकर 9th आप लोगों को पेंगोलिन देखने को मिलेगा नाम। इसके अलावा 8 और हैं, उनके बारे में हम लोग अभी बातें करेंगे। ये जो डिस्कवरी अभी आप लोगों को देखने को मिली, इसके ऊपर डिटेल स्टडी की गई और बोला गया चाइना के अंदर में, जो चाइना की जिसका नाम है यहाँ पर यूनान प्रोविंस, उसमें 2015 से लेके 2019 तक का, यानी कि 4 साल इनके द्वारा बैठकर इसके ऊपर स्टडी की गई और पता चला कि यार ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एक तरीके से इसका जो डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो इसका जो बाहर का इसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर। डाइवर्जन और इवोल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं, कैसे बना, कैसे आगे बढ़ा, तो ये बनाया जा रहा है कि फिलीपीन और मलेशिया के अंदर में जो पाए जाते हैं उनके कंपेयर में ये आप लोगों को डिफरेंट दिखाई देगा। ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं और जो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एशिया और यूरोप के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो इनकी ऊपर की जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये कैरेटीन की बनी होती है। ये ओनली एक ऐसा जीव है जिसकी ऊपर की स्ट्रक्चर आप लोगों को कैरेटीन की देखने को मिलेगी। तो ये ओनली नॉन मैमल है, हो सकता है कि कोई और भी हो पर लेकिन अब तक उसके बारे में पता नहीं है। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कोई दांत नहीं होते हैं। जो इनकी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, ये इसी के अंदर जो स्पाइनल होती है उसी के बेस पर जो कुछ खाते हैं उसी को पचा लेते हैं अंदर, तो वहीं से इसकी पूरी जिंदगी जो है वो चलती हुई नजर आती है। यानी कि इसकी जो यहाँ पर कैरेटिनियस जो स्पाइन होती है उसके स्टोमक के अंदर में, पेट के अंदर में, उसी से यहाँ पर ये अपना काम चलाते हैं। अपना जो जीव जंतु कैप्चर करना होता है, खाना होता है, जो भी इनकी ये छोटे छोटे कीट पतंग या फिर जो भी ये खाते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो बेसिक चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कई बार जो यहाँ पर इनका अपीयरेंस होता है, इसके नाम पर इसको यहाँ पर स्केली एंटिटीएस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये भी नाम आप लोग कहीं पर देखने को मिले तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। और ऐसा ये एक तरीके से मैंने बताया आप लोगों को कि अकेला मैमल है या फिर अकेला जानवर है जिसकी बाहर की स्ट्रक्चर जो है वो कैरेटीन की बनी होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर एक शब्द अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं नॉकटर्नल। नॉकटर्नल होता है बेसिकली रात्रिचर प्राणी और इसी के साथ में ये अकेला भी रहना पसंद करता है। ठीक है, इसको जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं कि एक तरीके से अकेला कह दो या फिर बोलो कि एकांत में रहना पसंद करता है। जैसे नहीं मैं नॉर्मली शांति प्रिय प्राणी हूँ, मैं ज़्यादातर अपने काम पर फोकस रहने के लिए, तो मुझे बेसिकली रहता है कि हाँ ठीक है कि अपना शांति में रहो, अपने काम पर फोकस करो। तो उस तरीके से ऐसा नहीं कि लोगों से मिलना पसंद नहीं है, पसंद भी है, पर लेकिन तब जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी आकर आओ यार मिल लेते हैं, तो उससे फिर तो मेरा तो काम हो चुका फिर। ठीक है, कोई लेक्चर आएगा ही नहीं, मैं घूमता ही मिलूंगा कहीं ना कहीं। फिर कहोगे सर जो है वेलापंथी में आ गए। तो ये है चीज़ें, तो अपना काम पहले निपटाया करो यार, जो आप लोगों ने शेड्यूल किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना मॉर्निंग में शेड्यूल बना लिया करो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये शेड्यूल आप लोगों को मॉर्निंग में ही बनाना है। जैसा मैंने बताया था, आप लोग इवनिंग में भी शेड्यूल बना सकते हैं कि अगले दिन आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है। और जो इवनिंग में बना लेंगे वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठेंगे तो उनको पता होगा कि उठना किस लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ओल पेंगोलिन जो है आयुशियन में अगर आप लोग देखोगे थ्रेटन की कैटेगरी में है। और इंडियन पेंगोलिन जो है उसकी थिक टॉल होती है, यानी कि जो उसकी थिक जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसकी थिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड किया गया है। वैसे जैसे मैंने बताया कि 9 हो गए हैं, तो इसके अलग 8 हैं। तो 8 क्या क्या है ये थोड़ा देख लीजिए। तो 4 जो डिफरेंट पेंगोलिन है, 8 डिफरेंट पेंगोलिन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 तो एशिया में पाए जाते हैं और 4 पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर में। ऑल अगर देखेंगे तो थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्ट कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। जैसे इंडियन इंडेंजर्ड है, फिलिपिन ये इंडेंजर्ड है, चाइनीज ये यहाँ पर क्रिटिकल देखने को मिलेगा, और जो मलेशिया में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में, इसको बेसिकली ट्री अफ्रीकन व्हाइट बेल्ट पेंगोलिन बोलते हैं, ये वनरेबल है। लॉन्ग टेल ब्लैक ये वनरेबल है। कैप डीसी के साथ में टर्मिनिक ये आप लोगों को वनरेबल देखने को मिलेगा। और बिगेस्ट पेंगोलिन अगर इनमें से कोई पूछे तो याद रखना ये है जाइंट ग्राउंड पेंगोलिन। तो ये बिगेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि ये जितने भी पेंगोलिन पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा।
यहाँ पर पिक्चर भी है जो आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं तो ये है जाइंट वाला, जिसके बारे में मैंने बात की कि ये जाइंट वाला इनके सबसे बड़ी स्ट्रक्चर का आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। चाइनीज भी इससे थोड़ा सा छोटा है पर लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ये है। इनकी पूंछ में भी आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे इंडियन वाला है इसकी पूंछ थोड़ी सी मोटी आप लोगों को नजर आएगी, जैसे इनकी पूंछ जो है आप लोगों को थोड़ी सी पतली पतली सी यहाँ पर देखो कईयों की सांप जैसी है। तो इनकी स्ट्रक्चर, इनकी पूंछ, इनके ऊपर का जो ये बेसिकली स्कैल्प वगैरह है उसके बेसिस पर इनके नाम और इनके बेसिकली चीजें चेंज की गई हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दिखाने को आप लोगों को दिखाया गया है। जैसे अगर मैप देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाइनीज में ये इंडिया में हो गए, यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा मलेशिया वाले रीजन में, यहाँ पर फिलीपीन में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो इंडेंजर्ड जायंट सुनंदा ये आप लोगों को यहाँ पर अफ्रीका वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी अफ्रीका में और ये भी अफ्रीका में। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को सारी बता दी। कल को पेंगोलिन के बारे में आए तो याद रखिएगा, और रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पेंगोलिन बहुत बार न्यूज में रहा है पहले भी, जैसे मैंने बताया चाइनीज की हरकतों की वजह से इसकी मेडिसिन बनाई जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आता है। ठीक है, तो बाकी ये था पूरा टॉपिक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो बताना, उसको दूर करेंगे। ओके, कुछ दिनों पहले दोस्तों आप लोगों ने एक आर्टिकल के बारे में सुना होगा मेरे से, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि केरला के अंदर में एक स्पीसीज फैल गई है जो कि पानी के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर फैल जाती है और उस पर्टिकुलर एरिया को बर्बाद करके रख देती है, उस पानी को खत्म कर देती है। अभी इसी तरीके की जो न्यूज़ है वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से गुजरात के बारे में, यानी कि हमारे देश के एरिया के अंदर में अलग अलग जगह से यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर ऐसी एलियन स्पीसीज देखने को मिल रही है जो कि हमारे इन्वायरमेंट की नहीं है और बाहर से यहाँ पर लाई गई हैं और लगा दी गई हैं, कोई खूबसूरती के लिए तो कोई यहाँ पर अपने अपने शौक के लिए, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अभी एक ही ऐसी स्पीसीज यहाँ पर गुजरात सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर ये हो जाता है, पूछ लेंगे डायरेक्टली। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बैन कर दिया गया है, जिसका नाम आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि नाम जब लगेगा ना कि ये नया सा नाम कहां से आ गया तो आप लोगों को लगे यार ये तो कभी सुना भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है कोनोकॉर्पस। ठीक है, तो कोनोकॉर्पस ट्री जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये नॉन फॉरेस्ट ट्री है, यानी कि सड़कों पर जैसे नहीं खूबसूरती के लिए लगा दिया इस तरीके से, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि नॉन फॉरेस्ट है, ट्री प्लांटेशन की कैटेगरी में इसको रखते हैं और काफी गलत तरीके से इंपैक्ट डाल रही है इन्वायरमेंट के ऊपर भी और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी। अब इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कैसे इंपैक्ट डाल रही है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। पहले यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको कोनोकॉर्पस जो ट्री है ये एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है, जैसे नहीं आप लोगों को गाँव में सुना होगा कि उसके परिवार से आते हैं। ठीक है, एक दिन एक बच्चा कह रहा मैंने पहले बोला कि उसके परिवार से आते हैं, सर आपको क्या बोलते हैं किन के परिवार में से आते हैं तो मेरे जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनको नान्नू मुंडे बोला करते थे, नान्नू मुंडे। ठीक है, तो हमको गांव में बोलते हैं कि मुंडो के परिवार में से आते हैं। ठीक है, माने मुंडा बोलते हैं, पंजाबी में मुंडा बोलते हैं, तो काइंड ऑफ है। तो यहाँ पर ये परिवार का नाम होता है एक तरीके से, उस परिवार का ये प्राणी है। तो यहाँ पर इस परिवार का जो नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर काम्ब्रेटिस। ठीक है, तो यहाँ पर काम्ब्रेटिस बेसिकली आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो काम्ब्रेटिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फूल आते हैं इसके ऊपर, एक फ्लोरिंग ये आप लोगों को बेसिकली प्लांट देखने को मिलेगा। पर सबसे खतरनाक क्या है, ये एक तरीके से इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीसीज की कैटेगरी में आता है, यानी कि एक तरीके से आक्रामक तरीके से फैलने वाला, खतरनाक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। और ट्री जो है इसकी स्पीसीज जो है वो विंटर में काफी लार्ज स्केल पर ये फैलती हैं आसपास वाले रीजन में, और इसकी वजह से यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी कि जहां पर ये लग जाते हैं, अगर यहाँ पर ये एक बार को चलने स्टार्ट हो जाए, रोड के नीचे से निकले तो रोड को उखाड़ दें, रोड साइड से या फिर कोई पाइपलाइन में से निकले तो पाइपलाइन को गार्डन में आप लोगों को देखने को मिले, यानी कि दीवार में हो गए तो दीवार को चीर फाड़ कर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाया गया था एक तरीके से कि हाँ चलो थोड़ा बहुत सुंदर लगेगा, पर लेकिन यहाँ पर अब की फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर इनके बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत में आ गया। ये जो पर्टिकुलर अगर ट्री के बारे में आप लोग बात करें, हमारे देश का नहीं है, बेसिकली ये अरेबियन पेनिनसुला कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि वहां पर भी ये उसका नेटिव नहीं है, अगर नेटिव आप लोग देखोगे तो ये नेटिव नहीं, जहां से ये लोकली है तो ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है और अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है। पर वही है कि कुछ लोगों के शौक होते हैं कि भाई साहब ऐसे की पालने, एक तरह कई लोग आप लोगों को शेर पालते हुए नजर आते हैं, कई बाज पालते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे ही शौक है किसी को कोई लेकर आया कि हाँ अपना जो बाग है वो सुंदर बनाना है, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको जो अगर बात करें तो ये एक तरीके से डार्क ग्रीन लीफ होती है इसकी थ्रू आउट द ईयर, तो इससे क्या रहता है कि हाँ एक अच्छा सा हरा भरा बाग बना रहता है। ठीक है,
तो पर लेकिन कंडीशन क्या होती है, ये यहाँ पर जो एक तरीके से हर एक कंडीशन में कई बार हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया नॉर्थ अफ्रीका में पा रहे हैं, सब जगह पा रहे हैं, तो टेम्परेचर और सैलिनिटी में आराम से ये सस्टेन कर पाते हैं। पर लेकिन खतरनाक चीज क्या है, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी एक तरीके से खतरनाक है उस एरिया में जहाँ पर पानी जो है वो कम पाया जाता है। और थ्रेट है यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल के लिए, उसको तो चूस जाते हैं ये समझो, क्योंकि हरा भरा बना रहना आसान थोड़ी ना है, प्रोटीन खाओगे तभी तो हरे भरे रहोगे तो ये पानी को चूस लेते हैं भाई साहब। और इसी के साथ में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हैं, जैसे मैंने बताया था कि डैमेज कर देते हैं कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है, केबल होते हैं। मान लीजिए धरती में इनकी जड़ें निकल कर आ गई, तो अगर इनको निकलना है तो केबल को चीर फाड़ के निकल जाएंगी, ड्रेनेज पाइप है उसको चीर फाड़ के निकल जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है अगर कहीं पर हो गई, कहीं पर लगी हुई है, तो मतलब ये रुकती नहीं है भाई साहब, ये कहती है हमारे रास्ते में जो आएगा वो जो है धरती पर बिछ जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पानी की वजह से भी और अलग अलग रीजन की वजह से भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमारे देश के अंदर में बोला जा रहा है कि जो ये पर्टिकुलर रीजन है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से इसको बेसिकली हमारे देश के अंदर में लेकर आया गया, जो अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से पानी से घिरा रहता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पेनिनसुला के बारे में कल को अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना, अरेबियन पेनिनसुला के चारों तरफ, मतलब चारों तो बोलना इसलिए चारों बोलना चारों नहीं बोलना चाहिए, हालांकि यहाँ पर चारवा जो है जो थोड़ा सा अलग तरीका बना दिया गया, क्योंकि पेनिनसुला 3 साइड से आप लोग बोलते हो। तो एक साइड में रेड सी है, थोड़ा सा इधर आप लोगों को गल्फ ऑफ एदन देखने को मिलेगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन है, और यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कईयों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर पेनिनसुला के बारे में, क्योंकि मैप के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। चलिए क्वेश्चन पूछूंगा, एक पर्टिकुलर ये कंट्री है कतर, कतर की कैपिटल बतानी है आप लोगों को, देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही हमारे सारे इंडियन जो है यहाँ पर रहते हुए नजर आते हैं। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया और इस पीस के बारे में भी हो गया, और गुजरात से अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेट पीसेस के अंदर में। ओके, आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर लगभग 20 सालों तक रूल किया, वहां पर तालिबान के खिलाफ लड़ा, और फिर तालिबान के हाथ में ही बाद में सत्ता देकर जो है वो वहां से चला गया। इतनी हरकतें आप लोगों को यूएसए की यहाँ पर देखने को मिली। आज की डेट में एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान चला रहा है। तो सोचो यहाँ पर दुनिया में कोई भी सरकार अब तक ऐसी नहीं है जिसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया हो और उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ये यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है, आज की डेट में अगर आप लोग समझोगे, कोई भी अगर एक्सेप्ट करता है यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, तो ये मतलब हो गया कि टेररिस्ट को वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। और टेररिज्म को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कल को कोई भी टेररिस्ट ग्रुप ये सोचेगा यार किसी कंट्री को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और फिर वहां पर हम लोग सरकार बनाएंगे और फिर लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे और हमारी सरकारें चलनी स्टार्ट होगी। तो इससे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये टेररिज्म को एक तरीका सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए अब तक किसी भी देश ने यहां पर अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है ढंग से। अगर इसको आप लोग देखोगे, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं थोड़ा बहुत अलग से, वो एक अलग बात है। 30 सितंबर को इन्होंने हमारे देश के अंदर में जो एम्बेसी थी वो बंद कर दी, ये यहां पर न्यूज निकल कर आई अफगानिस्तान ने। पर लेकिन अभी यहां पर कॉन्सुलेट है वो चल रहे हैं हैदराबाद और मुंबई के अंदर में, ताकि जो 25,000 से भी ज्यादा अफगानी हमारे देश के अंदर में आज की डेट में रिफ्यूजी हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तालिबान जो है आज की डेट में जो वहां पर रूल कर रहा है वो बार बार हमारी सरकार से बातें करता है और ये बोलता है कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा दी जाए ताकि हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकें, इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो रही है, रोड नहीं बन पा रही है हमारे यहाँ पर, तो बार बार यहाँ पर बोलता है। इंडिया कहता है कि ठीक है यार पाकिस्तान से ले लो, तो तुम्हारा लंगोटिया यार है, पाकिस्तान के हाथ में अपना भी कटोरा है, वो क्या हेल्प करेगा। तो सिचुएशन बहुत ही खराब गड़बड़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जरूरी है इन सब चीजों को कैसे बैलेंस में लेकर चलना, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये तालिबान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये न्यूज है जो कि समझ सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर मुद्दा ये है कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको आप लोग समझिए, क्योंकि एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि कंडीशन खराब हो जाएगी। और 15 अगस्त जिस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को ही तालिबान ने 2021 में यहाँ पर पावर जो है वो कैप्चर कर ली थी अफगानिस्तान के अंदर में, और तब से लेकर यहाँ पर ये डील कर रहे हैं। हालांकि पहले हम लोग अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अफगानिस्तान को हम लोग बोलते थे कि इसके साथ में तालिबान के साथ में डील नहीं करेंगे, पर जब दुनिया ही डील करने लगी तो हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी और आज की डेट में तालिबान के साथ में हम लोग बात करते हैं। ये यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है बेसिक, इसके बारे में याद रखिए, आगे आर्टिकल आएंगे तो याद रख सकते हैं।
ये बात की जा रही है कि आज की डेट में सर्कुलर बेसिकली आप लोगों को माइग्रेशन के बारे में जानने को मिलता है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग यूपी से निकलकर अगर आज की डेट में आप लोग जाते हैं किसी दूसरे राज्य के अंदर में, आप लोग मान लीजिए यूपी से निकलकर आप लोग पहुंच गए तमिलनाडु के अंदर में, या फिर आप लोग पहुंच गए यहाँ पर केरला के अंदर में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग वहीं पर ही रहने वाले हैं, वहां से वापसी भी आप लोग आएंगे। तो इंसान जाता है फिर आता है, तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। ये हमको अधिकार मिलता है हमारे संविधान से। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 19 जब आप लोग देखोगे वो इसी चीज को आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, ताकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मूव कर रहा है तो यहां पर उसको एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन टेरिटरी के अंदर में। और हमारे अगर बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 45 मिलियन लोग इंडियन ऐसे हैं जो कि आउटसाइड जाते हैं अलग अलग रीजन की वजह से अपने एरिया को छोड़कर। और ये इंटरनल माइग्रेशन भी आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है हमारे देश में। कोविड-19 के टाइम पर हालांकि ये काफी ज्यादा खस्ता हालत होती है आप लोगों को नजर आई माइग्रेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, पर बिना इसके हमारी चीजें जो है पॉसिबल नहीं है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर मैं आप लोगों से बात करूं, सबसे ज्यादा माइग्रेट हमारे देश से लोग होते हैं वो जाते हैं यूएई के अंदर में 3.5 मिलियन, यानी कि लगभग 35 लाख लोग आप लोग को यूएई में इंडियन देखने को मिलेंगे। 20 लाख लोग लगभग यूएसए में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप लोगों को बहुत सारे लोग आप लोगों को इसी तरीके से अलग अलग देश में माइग्रेट होते हुए नजर आते हैं। काफी बड़ा डायस्पोरा आज की डेट में इंडिया का अलग अलग देखने को मिलता है। इवन कनाडा में भी आप लोगों को 1.4 मिलियन के करीब इंडियन नजर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया में, कोई इंप्लॉयमेंट की वजह से, कोई एजुकेशन की वजह से, कोई इलाज की वजह से, कोई लड़की होती है उसकी शादी हो गई तो उसको वहां पर जाना है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहता है, और कई बार जब वहां पर सिचुएशन अच्छी नहीं रहती तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो सर्कुलर माइग्रेशन जो है वो काफी पॉपुलर हो गया है। अगर बात करें 60s और 70s में, यहाँ पर जब ग्लोबलाइजेशन आया, हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म आए, तब से चीजें और ज्यादा बढ़नी नजर आ गई, और इसके लिए सरकारों ने फिर पॉलिसी भी बनाने स्टार्ट कर दी। तो ये आज की डेट में और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ आप लोगों को टॉपिक नजर आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, पर हाँ एटलीस्ट आप लोगों को सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत आप लोग को ये चीजें प्रोवाइड कराता है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसको लेकर आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिजिक्स का भी जो नोबेल प्राइज है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल चुका है। तो ये आप लोगों से आगे आने वाले टाइम में कई सारे आर्टिकल इसके ऊपर भी छपते हुए नजर आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आने वाले टाइम में 2 साल तक के नोबेल प्राइज जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर 2 साल तक के कम से कम नोबेल प्राइज जो है वो आप लोगों को कवर करके एग्जाम के अंदर में जाने हैं। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज वैसे भी आप लोग कवर किए जाएंगे बाद में भी। अभी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करें तो 3 पर्सनैलिटी को मिला है, जो मेडिसिन वाला था 2 को मिला। तो यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं। पहले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनका नाम आप लोगों को नजर आएगा, ये है पियरे अगस्टीना। ठीक है, दूसरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनका नाम है फ्रैंकिन क्रास। इसी के साथ में तीसरे हैं, इनका नाम है यहाँ पर एंटनी जो एल ह्यूलियर्स। ठीक है, तो 3 पर्सनैलिटी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनको आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। इनको ये प्राइज पर्टिकुलर मिला है कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स जो है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया है, जिसके चलते यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो रेगुलरली आप लोग कोई ना कोई इस तरीके से ये अभी अवार्ड जो है वो न्यूज में आता हुआ नजर आएगा, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया यूएपीए के तहत में, यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत में। जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट है उनको, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। इसके ऊपर अभी आर्टिकल आएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो हल्का सा आइडिया रखिए ताकि आगे आर्टिकल बने तो याद रखना। बाकी ग्रीन वॉर रूम के बारे में बात की जा रही है, ये दिल्ली ने स्टार्ट किया है पोल्यूशन से लड़ने के लिए। तो पूछा जाए डायरेक्ट किस लिए है, तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएगी। कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में बात की जा रही है। मैं सोच रहा था कि आज इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, आज नहीं आया, हो सकता है कल आएगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तसल्ली में। कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एडिटोरियल में अच्छा ये रहता है कि व्यू भी आ जाता है, दोनों चीजें यहाँ पर साथ में हो जाती है। यहाँ पर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी यहाँ पर घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया ने जो स्टेप उठा लिया इन्होंने सोचा भी नहीं था। आज की डेट में इनकी खस्ता हालत हो गई और लग रहा है कि इनकी सरकार भी जाती हुई नजर आएगी। कनाडा जो है आज की डेट में खस्ता हालत में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। बाकी हमारे लिए थोड़ी समस्या हो सकती है मालदीव के अंदर में, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि इंडियन आर्मी को वहां से निकालना चाहता है। हालांकि बोला यह गया था कि यहाँ पर हमारी आर्मी वहां पर ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ अलग काम कर रही है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, बहुत लार्ज स्केल पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, लेकिन ये चाइना की गोद में बैठे हुए हैं, तो इनकी ये बदतमीजी आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में अगर कुछ बातें आई निकल कर तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। हालांकि इसके बारे में आर्टिकल मैंने पूरा आप लोगों से डिस्कस किया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है।
ये आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो नापा जाता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ड्यूरेशन होता है जिसमें 0 से लेके 100 तक काउंट करते हैं। अगर इसमें 50 है वो मीडियम है, 50 से नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इकोनॉमी, और 50 से ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंड हो रही है इकोनॉमी। तो ये इंडिकेटर आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इसको बोला जाता है बेसिकली, जो कि नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये इकोनॉमी की व्यवस्था बताता है कि कैसी हमारी इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक तरीके से इसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग काउंट कर पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। IHS मार्केट जो है वो यहाँ पर इसको प्रस्तुत करती है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो एक बेसिक चीज है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बातें आप लोग को बताता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो कि आप लोग यहाँ पर आइडिया रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आज आप लोगों का जो दूसरा पोर्शन था उसको लगाने का टाइम नहीं मिला, बाकी आप लोग एंजॉय करिए। सारी चीजें आप लोगों को आराम आराम से अच्छे से प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सा आर्टिकल आप लोगों को सबसे शानदार लगा ये आप लोगों को बताना है। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से ऐड हो सकते हैं, और इसी के साथ में जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं उनका आंसर आप लोग जरूर पोस्ट किया करो। इससे आप लोग एक अच्छे लेवल पर अपनी पढ़ाई कर पाओगे। और यूपीएससी की सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।